221 Firefly बी केयरफुली। माँ आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नेहा का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था। वह तो सूर्या को ही पसंद करती थी। यह मुझे खुद पता था ना। वह यहाँ पर भी सूर्या के लिए आई थी, उसे देखने के लिए। अगर उसके दिल में कोई और होता तो वह सूर्या का पीछा थोड़ी करती। वह उसके बारे में कभी सोचती। मुझे तो ऐसा लग रहा ये जो बड़ा फैसला उसने लिया है ना सिर्फ और सिर्फ इस रोशनी की वजह से ही लिया होगा। मेरी बच्ची इतनी प्यारी और मासूम से देखा नहीं सकती थी उसे, और अंदर ही अंदर वह टूटकर यह सब करने लगी। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। और मैंने उसे देखा था मेरी बच्ची के साथ बात करते हुए, तब कितनी ज़्यादा परेशान थी। ये सुनते ही रोशनी अपना सर ना में हिलाकर, बुआ आप गलत समझ रही है। मेरे और नेहा की बात नॉर्मल हुई थी। उसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी कंडीशन के बारे में बताया था। हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं तो, और वैसे भी चाहना गलत नहीं है, पर वह चाहत पागलपन की हाथ ले ये बहुत गलत है। इससे आगे जाकर उसे ही नुकसान हो जाती। और जहाँ तक मैं जानती हूँ उसे, मुझे इतना पता है कि यह सब जो हुआ है यह इस वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर कुछ सिचुएशन होती तो उसने आपसे डिस्कस कर ही लिया होता। कहते हुए वह शांत हो जाती है। तो वही उसकी बात को सुनकर सुलोचना कुछ नहीं कहती है। तो गायत्री रोशनी का साथ देते हुए, दीदी आप शायद गलत समझ रहे हैं। अगर इतना बड़ा डिसीजन वह ले लेती है, कुछ होता तो आपसे जरूर बारे में बात करती। आपसे उसने इस बारे में बात की है। और वैसे भी सूर्या की शादी हो गई है, मतलब ये तो नहीं है ना कि वह ऐसा करेगी। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम पागल हो जाए उसके लिए। और इस वक्त तक ये सब करे कोई दूसरी वजह होगी। ये सब तो हमें शाम तक ही पता चलेगा कि नेहा के साथ हुआ तो हुआ क्या है। वही रोशनी का चेहरा पूरी तरह से उदासी में भर चुका था। वह बिना खुशी से कुछ बात किए वहां से कमरे के अंदर जाने लगते हैं, पर जाते वक्त उसकी नज़र चांदनी पर चली जाती है, जो उसे ही बड़ी अजीब तरह से देख रही थी। पर वह इस हालत में नहीं थी कि वह चांदनी को कुछ भी कहे। वह से अपने कदम कमरे की तरह बढ़ने लगती है। कमरे में आकर वह वही बालकनी में चली जाती है। जिस तरह उसने नेहा की डेड बॉडी देखी थी, उसका वह चेहरा उसे देखकर कहीं से भी लग नहीं रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया है। पर वह ये किसी को बताना नहीं सकती थी। उसे बस इंतजार था शाम को कि पता चले कि आखिर उसके साथ यह सब किसने किया है। वह वहीं पर बैठी परेशान सी गहरी गहरी सांस ले रही थी। वह अपना मोबाइल देखते हैं तो उसे पर 3-4 कॉल आए थे, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर किसी को कॉल लगा लेती है। सामने से कॉल उठा लेता है। सामने से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं तो जैसलमेर आ गया। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल दी है, पर आते आते मुझे कानों में खबर आई कि तुम्हारे घर में किसी की डेड बॉडी मिली है। कुछ बता सकती हो इस बारे में? और खबर यह भी है कि उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही रोशनी अपना सरना में हिलाकर अपनी परेशानी और उधर से भरी आवाज में, नहीं उसने बिल्कुल भी सुसाइड नहीं किया है। मैं इतना तो कह सकती हूँ उसने अपने हाथों की नस काटी है। पर जैसे उसने कटी है ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उसकी जानबूझकर नस काटी गई हो। और यहाँ तक उसका गला मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। उसे पर कुछ निशाने थे। मैं बस उसके निशाने को ऑब्जर्व करके इतना ही कह सकती हूँ। ये सुसाइड बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने ये सब जानबूझकर किया है। पर सिचुएशन आप ऐसी हो चुकी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जो लड़की की डेड बॉडी मिली है वह बुआ की भतीजी है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पति को वो पसंद करती है। अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो सभी को यही लगेगा कि मैं खुद को बचाने के लिए सब कह रही हूँ, और टारगेट मुझे ही किया जाएगा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे पता लगाऊं। सामने से ये सुनकर वह आदमी गहरी सांस लेकर, दो ही ऑप्शन है, या तो उसे इतनी फुटेज देखो तुम्हारे पैलेस में अगर होगी उसे कमरे की पूरी तरह से, और डेड बॉडी मिली है वहां पर जाकर देखा कि वहां पर ऐसी क्या चीज़ है जिसे तुम्हें मर्डर के पास ले जा सकता है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन नहीं है कि तुम शांत बैठो। वैसे भी सूर्या प्रताप तो सब कुछ कर ही लगा, वह तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता है। रोशनी इस पर एक गहरी सांस लेकर खुद से ही समझ नहीं आ रहा है क्या आखिर यह सब कौन कर सकता है। ऐसा लग रहा जैसे किसी ऐसे इंसान ने किया है जो पहले इसके अंदर है। वह परेशान भी बहुत थी। अब ये पता लगवाना पड़ेगा कि यह सब कौन कर सकता है। फिलहाल तो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था वह मुझे भेज दीजिए, और यहाँ से आपको एक जगह का एड्रेस में दे दूंगी। वहाँ पर जाकर अपना काम आप जारी कर सकते हैं।
वहां पर आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आप मदद कर सकते हैं। रोशनी की बात सुनकर सामने वाला में मुस्कुराते हुए, मैंने कहा था तुम्हें एग्जाम दे दो, पर तुम हो जो एग्जाम देने के लिए तैयारी नहीं हो रही हूँ। इतनी अच्छी तुम्हारे पास स्किल है, टैलेंट है, इसे वेस्ट करके हाउसवाइफ बना है तुम्हें। रोशनी बात करो सूर्या से, क्या पता वह तुम्हारे ड्रीम को पूरा करे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए सामने वाला कॉल कर देता है तो रोशनी गहरी सांस लेकर खुद से है, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा पति जोखिम में तो मुझे देखा नहीं सकता, और परेशानियां तो उसमें इतनी है, और कब मौत हो जाएगी खुद मुझे भी नहीं पता चलेगी, वक्त आने पर मुझे लगा तो बाहर आ ही जाएगी। कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। नेहा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिसे वह अपनी गर्दन तिरछी करके देता है। तो सूर्या वहां पर खड़ा था, वह उसके साइड में आकर बैठ जाता है, जिसे रोशनी बस उसे देखते हैं तो सूर्या उसके बालों को सहलाकर अपने प्यार भरी आवाज में, फायरफ्लाई चेहरे पर उधर से अच्छी नहीं लगती है तुम्हारे, परेशान मत हो, कहते हुए वो उसके बालों को सहलाने लगता है। और वही सूर्या की बात को सुनकर रोशनी को सोते हुए उसकी तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर नेहा सुसाइड कैसे कर सकती है। वह बिल्कुल भी नहीं सुसाइड कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं, और वही उसकी पूरी बात सुनने के बाद सूर्या अपना शरीर लाकर उसकी आंखों में देखकर, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है फायरफ्लाई कि उसने ये सब सुसाइड नहीं किया है, बल्कि यह सब किसी और ने किया है। सूर्या के सवाल को सुनकर रोशनी एक पल से तो शांत हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वह क्या कहे, फिर कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेती है। सूर्या का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में न देखकर अपनी आंखें इधर उधर करते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उससे बात भी की थी, तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वह सुसाइड करने वालों में से है। तो सुसाइड एक ऐसा तरीका नहीं है जो पूरी जिंदगी सफल दे सकता है। ऐसे लोगों की जान चली जाती है, सब कुछ खत्म नहीं होता है इससे, बल्कि लोगों के ताने शुरू हो जाते हैं। और जहां तक मैं उससे मिला है तो मुझे नहीं लगता कि वह ये सब कर सकती है। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। अब समझ नहीं आ रहा है क्या अगर यह सब उसने सुसाइड नहीं किया हो तो ये कौन कर सकता हूँ, क्योंकि उसके तो यहाँ पर किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी ना। कहते रहते हो शांत हो जाते हैं, और वही उसकी बात को सुनकर सूर्या रोशनी के कंधे पर हाथ रखकर, क्या पता आंखों के सामने कुछ और होता है और असल में कुछ और होता है। आईना सिर्फ तुम्हें वही चेहरा दिखता है जो दुनिया देती है, और उसे चेहरे के अंदर एक चेहरा छुपा होता है, वह सिर्फ और सिर्फ वही देखा है जिसकी आंखें उसे चेहरे को देखने के काबिल हो। तुम ज्यादा सोचो मत, सब कुछ अब हमारे कंट्रोल में है। रही बात नेहा की, तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा कि यह सब किसने किया है, पर किसी की नज़र तुम पर है फायरफ्लाई, बी केयरफुली। कहते हुए वह उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, और वही उसके बाद को सुनकर रोशनी बस उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह सूर्या की बातों का क्या जवाब दे। वह बस उसे देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर उसे जाते हुए देखने लगती है। सूर्या की बातें आप उसके दिमाग में चल रही थी। वही सूर्या जब कमरे में आता है तो क्लोजिंग में जाकर कपड़े चेंज कर लेता है, फिर कुछ सोचकर एक रिवॉल्वर को बैठकर करने में रख देता है, और अपनी नज़रें तिरछी करके कोने में देखकर मुस्कुराते हुए वह वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुलोचना हॉस्पिटल गई थी, उसके पीछे पीछे राधिका, गायत्री, महक और सौम्या गए थे। रोशनी को यहीं पर रोका था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि रोशनी की हालत हद से ज़्यादा खराब है। हम सभी ने रोशनी की हालत देखी थी, और पैलेस में सिक्योरिटी भी मौजूद थी, जिसकी वजह से सभी अस्पताल की तरह बढ़ चुके थे। अब पैलेस पूरी तरह से खाली था। वहां पर सर्वेंट तो काम कर रहे थे, पर वह नीचे हॉल में थे। रोशनी बालकनी में बैठी हुई थी, चेहरे पर परेशानी थी, वह वैसे ही बैठी सामने देख रही थी। तभी वह महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। वह सर हिलाकर, सच में अभी तक आप गए नहीं, मतलब आज आपका प्लान क्या है पतिदेव? कहते हुए वह अपनी गर्दन तिरछी करके देखते हैं तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हैरानी से वह अपने चेहरे पर हैरानी लिए, तुम और ये 222 रोशनी पर हमला और फायरिंग। वहीं दूसरी तरफ सुलोचना हॉस्पिटल गई थी, उसके पीछे पीछे राधिका, गायत्री, महक और सौम्या गए थे। रोशनी को यहीं पर रोका था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि रोशनी की हालत हद से ज़्यादा खराब है।
हम सभी ने रोशनी की हालत देखी थी और पैलेस में सिक्योरिटी भी मौजूद थी, जिसकी वजह से सभी अस्पताल की तरह बढ़ चुके थे। अब पैलेस पूरी तरह से खाली था। वहां पर सर्वेंट तो काम कर रहे थे, पर वह नीचे हॉल में थे। रोशनी बालकनी में बैठी हुई थी, चेहरे पर परेशानी थी। वह वैसे ही बैठी सामने देख रही थी। तभी वह महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। वह सर हिलाकर, सच में अभी तक आप गए नहीं? मतलब आज आपका प्लान क्या है पतिदेव? कहते हुए वह अपनी गर्दन तिरछी करके देखते हैं तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हैरानी से वह अपने चेहरे पर हैरानी लिए, तुम और ये, कहते हुए वह हैरानी के साथ सामने देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। जहाँ चांदनी थी, वह मुस्कुराते हुए, हाँ अब कोई नहीं है तो सोचा तुमसे मिलूं, तुम्हारा मन हल्का कर दो, जैसे नेहा का कर दिया। बेचारे ऊपर भगवान से मिलने गई, दिल में बसाया था मेरे सूर्या को और देखो उसे दिल के साथ मैंने क्या क्या कर दिया। उसने तो सिर्फ उसे पाने का ख्याल अपने दिल में लाया था और तुमने तो उसके साथ अपनी रातें रंगीन कर ली। उसे छुआ है तुमने कहाँ कहाँ, सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। सोच रही हूँ कि कहाँ कहाँ तुम्हें दर्द दूर जिससे मेरे सूर्या का टच मिट जाए। कहते हुए वह उसकी तरह बढ़ने लगती है। वही उसकी पूरी बात सुनकर रोशनी अपनी जगह पर खड़ी होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मुझे लगा ही था यह उसका सुसाइड नहीं हो सकता है। तुम इतना गिर सकती हो किसी को पाने के लिए कि किसी की जान तक ले सकती हूँ उसके लिए। ये चांदनी पागलपन है तुम्हारा, इससे तुम्हें सुकून नहीं सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिलती रहेगी। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें खुद पुलिस देगी। चांदनी यह सुनकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर उसकी तरह बढ़ते हुए, पुलिस पर कैसे पता चलेगा? क्या सबूत है मैंने उसे मारा है? कुछ ऐसा है जिसे ये प्रूफ हो जाए कि मैं उसे मारा है? कहते कहते वह उसके सामने खड़ी होकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपनी तरफ करके, कुछ भी नहीं है। चांदनी अपने हर एक बार को सोच समझ कर ही खेलती है। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मेरे सूर्या को अपना बना लोगी तो सब कुछ सही होगा? वह जब तक है तब तक ही तुम बच सकती थी, और तो वह भी चला गया है, तुम्हें बचाएगा कौन? कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर रोशनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह बस उसे देख रही थी, जिसकी आंखों में उसे सिर्फ और सिर्फ पागलपन नजर आ रहा था। पछतावे की एक भी झलक उसे उसकी आंखों में नहीं दिख रही थी। वह चांदनी को अपने से दूर करके उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, थोड़ी तो शर्म करो, एक लड़की की तुमने जान ले ली है, वह भी बेवजह। जिसे तुम पाना चाहती हूँ वह तुम्हें पाना चाहता है। अरे उसके लायक तो पहले बन जाओ, मुझसे पहले तुम उसे जानती थी। तुम्हारे पास इतने रास्ते थे उसे पाने के लिए। मोहब्बत की जाती है, किसी को अपनी कैद में नहीं की जाती, उसे पागलपन कहते हैं। इस मोहब्बत नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करने क्या एक तरीका समझा जा सकता है। रही बात मेरी सूर्या की, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसे ऐसे ही पालोगी और मैंने उसकी जिंदगी में तुम जैसी गिरी हुई लड़की को लाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है मिस चांदनी रावत। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं नेहा हूं जो तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद आकर बोलेगी कि आओ और मुझे मारो, चाहे मेरी उम्र कम हो, पर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगती है तो चांदनी जो कैमरे के अंदर गिर चुके थे, वह रोशनी को देखते हैं जो कैमरे के अंदर आ रही थी। चांदनी ने अपना हाथ अपने गालों पर रखा हुआ था। वह रोशनी को जानलेवा नजरों से देख रही थी। वह अपनी जगह से खड़ी होकर रोशनी की तरह बढ़ते हुए, गलती कर दी तुमने मुझे थप्पड़ मारने की, तुमने चांदनी को थप्पड़ मारा है, अब इसकी सजा होगी और इसके एक ही सजा है, ये है मौत। कहते हुए वह उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे ही करने वाली थी कि रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगाकर, गलती कर रही हूँ मुझे कमजोर समझने की, तुम्हें छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारा पागलपन आप मुझे समझ आ गया है, इसे वक्त रहते सुधर नहीं गया तो ये बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और क्या पता तुम्हारे इस पागलपन ने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद भी की होगी। सोच भी कैसे सकती हूँ, मेरे पति के बारे में शादी हो चुकी है मेरी उसके साथ, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे पति पर अपनी नजरें डाले। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह सपने से दूर करके जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में उसे देखकर, बस कुछ वक्त की बात है, तुम्हारी बारात तो तुम्हें लेने आने वाली है। तुम्हें गलती कर दी और सजा तुम्हें मिलेगी, और सजा होगी सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी। कहते हुए वह अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करने के लिए जाने ही वाली थी कि चांदनी पीछे से आने लगती है।
रोशनी ये देखकर एक गहरी सांस लेकर एक जोरदार की उसके पैरों पर मारकर अलसाई भरी नजरों से उसे देखकर, तुम्हें पता है मैं क्या हूँ? ब्लैक बेल्ट मुझे मिला है और सबसे बड़ी बात मैं जितनी कमजोर और जितनी प्यारी दिखती हूँ ना, उसे कहीं गुना ज्यादा मैं खतरनाक हूँ। देखना है तुम्हें, चलो तुम्हें मैं दिखाती हूँ खतरनाक लोग कैसे होते हैं। कहते हुए वही एक मैसेज टाइप करके मोबाइल को साइड में रख देते हैं। वही चांदनी रोशनी को देखकर हैरान हो चुकी थी। उसे तो लगा था कि रोशनी को मारना उसके लिए बहुत इजी होगा, आखिर वह इतनी सिंपल और इतनी मासूम दिखती है। वह ब्लैक बेल्ट, उसे यह बिल्कुल भी नहीं लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ी होकर मुस्कुराते हुए, और भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें मारने में। जब मुकाबला बराबरी का होना तब चांदनी को और भी ज्यादा मजा आ जाता है। किसी को बर्बाद करने में अब तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तो रोशनी भी उसके सामने खड़ी हो जाती है। दोनों ही बड़ा बढ़कर टक्कर दे रहे थे। जब चांदनी को यह महसूस होता है कि रोशनी उसे जीतने वाली है, तो रोशनी को वह बैग की तरफ धकेलकर अपने जेब से रिवॉल्वर को निकलती है और उसकी तरफ कर देती है, जिसे देखकर रोशनी के चेहरे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वह चांदनी को देखते हैं तो चांदनी जोर जोर से हंसते हुए, क्या हुआ, डर लग रहा है? अभी तो शुरुआत है। गलती कर रही हूँ मुझे उलझने की, अब इस गलती की सजा भी होती है, और वह सजा है तुम्हारी। चांदनी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई चीज़ उससे दूर हो जाए, वह भी उसकी मनपसंद। और तुमने तो उसे छुआ है, तुम्हें तो ऐसी मौत मिलने वाली है कि तुम सोच भी नहीं सकती। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसे रोशनी बच जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। चेहरे पर पसीना था, वह उससे दूर जा रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रख एक साइड छुपी हुई रिवॉल्वर पर चली जाती है, जिसे देखकर वह बिना चांदनी की नज़र में आए उसे रिवॉल्वर को हाथों में लेकर एक सेकंड भी देरी के वह चांदनी के पैरों पर शूट कर देती है, और रिवॉल्वर को एक झटके से उसके हाथों से दूर कर देती है कि मारकर जिसे चांदनी जमीन पर लेट जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि चांदनी को कुछ भी समझ नहीं आता है। वही रोशनी जल्दी से उसकी रिवॉल्वर को लेकर अपने हाथों में रख देती है। रोशनी जिसने इतनी स्पीड से ये सब किया था कि चांदनी को कुछ पता ही नहीं चला, वह बस ब्लैक होकर अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगते हैं। वही रोशनी ऐसी खड़ी थी जैसे उसके लिए तो कुछ है ही नहीं मैटर करता। वह चांदनी के बहते हुए खून को देखते हैं। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, उसकी आंखें ठंडी पड़ चुकी थी। वह चांदनी को देखकर मुस्कुराते हुए, तुम्हें बहुत घमंड है ना खुद पर, खुद के पागलपन पर। अब तुम जाओगी ऐसी जगह जहां पर तुम्हारा पूरा पागलपन खत्म हो जाएगा। ऐसी जगह जाओगी जहां से तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। तुम्हारी पूरी बिजनेस डिटेल से लेकर तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को बाहर निकल जाएगा। रावत के बारे में पहले ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, पर मैंने कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, पर ना चाहते हुए भी आप मुझे सब इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। कुछ वक्त बाद तुम्हारी बारात आ जाएगी, और उसके बाद मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन उसे सबसे आज़ाद करता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए वह अपने मोबाइल को देखते हैं। करीब 10 मिनट के बाद 3 लोग अंदर आ जाते हैं। चांदनी को कुछ समझ नहीं आता है। वह दर्द से सिर्फ अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत कर रही थी, पर उसकी आंखें और उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो चुका था। हिना भी वहां पर मौजूद थी, उसे भी अरेस्ट किया गया था। ये सब ऐसा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे जितने भी सर्वेंट थे उन सभी ने अपना सर झुका लिया था। प्रताप फैमिली भी आ गई थी। वह चांदनी के ऐसे हालात और पुलिस को देखकर हैरान हो चुकी थी। सौम्या चांदनी कैसे हालात को देखकर परेशान होते हुए पीछे से आ रही रोशनी की तरफ देखकर, ये सब क्या है और यह पुलिस और चांदनी की ऐसी हालत क्या है? ये सब रोशनी बच्चा, सब कुछ ठीक तो है? रोशनी यह सुनकर गहरी सांस लेती है। वह सामने की तरफ देखती है और फिर सौम्या के दोनों हाथ पकड़कर, ये तो आपको चांदनी ही बताएगी कि अपने पागलपन में इसमें क्या क्या किया है तुमने। बता रही हो या हमें बता दूं? वैसे तो मेरे पास प्रूफ भी है, और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला है। 223 गुस्सा और परेशानी, सवाल और कैद। सौम्या चांदनी कैसे हालात को देखकर परेशान होते हुए पीछे से आ रही रोशनी की तरफ देखकर, ये सब क्या है और यह पुलिस और चांदनी की ऐसी हालत क्या है? ये सब रोशनी बच्चा, सब कुछ ठीक तो है? रोशनी यह सुनकर गहरी सांस लेती है। वह सामने की तरफ देखती है और फिर सौम्या के दोनों हाथ पकड़कर,
ये तो आपको चांदनी ही बताएगी कि अपने पागलपन में इसमें क्या क्या किया है तुमने। बता रही हो या हमें बता दूं, वैसे तो मेरे पास प्रूफ भी है, और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला है। सौम्या रोशनी की बात को सुनकर हैरान हो जाती है। वह हैरानी से रोशनी को देखकर, मतलब क्या है और यह चांदनी के पहले से खून क्यों आ रहा है, कोई मुझे बताया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। रोशनी चांदनी का चेहरा देखती है, जो ऐसा देख रहा था जैसे वह कुछ बताने नहीं वाली है। तो रोशनी गहरी सांस लेकर अपने हाथों में एक मोबाइल को आगे करके, चांदनी मुझे मरने की कोशिश कर रही थी और इसी ने ही नेहा की जान ली है। आपको यकीन नहीं है तो यह वॉइस रिकॉर्डिंग आप सुन सकती हैं। कहते हुए वह चांदनी की तरफ देखने लगती है। रोशनी ने अपने मोबाइल को जो हाथ में पड़ा हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। वह चांदनी को देखकर समझ चुकी थी कि हो ना हो चांदनी कुछ तो मारने वाली है, क्योंकि जब मुंह पर कमरे की तरह बढ़ रही थी तब उसने चांदनी का चेहरा देखा था, जिस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर रोशनी इतना तो समझ चुकी थी कि हो ना हो नेहा की मौत के पीछे चांदीना का कहीं ना कहीं हाथ है। और साबित भी हो गया उसकी बातों से। वही उसकी उसे वॉइस ऑडियो को सुनकर हर कोई हैरान था। तब तक वहां पर प्रताप खानदान के सारे फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। वह सभी व्यूज ऑडियो को सुनते हैं। सूर्या जाकर रोशनी को गले लगा लेता है। रोशनी को समझ नहीं पाती है, वह बस उसे देखते हैं, जो अपनी आंखें बंद किए हुए उसे अपने सीने से लगाकर गहरी सांस ले रहा था। रोशनी भी बस उसके सीने से लव कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। चांदनी ये देखकर पागलों की तरह चिल्लाते हुए, सूर्या तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं जा रही हूँ, पर अगली बार मैं वापस आ जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें इससे दूर कर दूंगी। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे नहीं हो सके तो तुम्हें मैं किसी और का होने भी नहीं दे सकता। सूर्या जो रोशनी को गले लगाए हुए था, वह चांदनी के बात पर उसे अपनी गहरी नजरों से देखकर अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें क्या लगता है इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कोई है जो तुम्हारे बेसबॉल से इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द तुम्हें उसके पास भी तो जाना है, ऑफिस पता है क्या करना है। कहते हुए वह मंदार और तेजाब की तरफ देखा है। दोनों अपना सर हिला देते हैं। पीछे से एक फीमेल ऑफिसर हिना को ले जाने लगती है, तो हिना चिल्लाते हुए, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं तो ये सब वह करने वाली है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली है, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं जानती हूँ, यहाँ पर काम करने आई हूँ। रोशनी हिना की बात पर उसे देखकर अपने गुस्से भरी आवाज में, तुम तो सबसे बड़ी गुनहगार हो। उसके पागलपन में तुमने साथ दिया, पता होने के बावजूद भी वह नेहा को मारने वाली है। तुमने घर पर किसी को नहीं बताया और उसे जाने दिया, और यह भी पता होने के बावजूद भी कि वह मेरे कमरे में आकर मुझे करने वाली थी। फिर भी तुमने उसे रोकने की तो दूर की बातें किसी को इस बारे में बताया नहीं। तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं चांदनी को रोकने के, पर तुमने नहीं किया जितनी चांदनी इस गुनाह करने में है। उसे कहीं घूमने जा, तुम गुनहगार हो। कहते हुए वह से गुस्से में देखने लगती है, और वही उसके बाद को सुनकर हीना बस शांति से उसे देखने लगती है। वह तेजाब को देखते हैं, जिसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली थी। उसे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे पता था उससे ज्यादा ही, पर उसकी जिंदगी में किसी भी लड़की की जगह नहीं थी। उसकी जिंदगी में और उसके दिल पर सिर्फ राज करता था। वह था उसका बेबी बॉय जो उसके साइड में था। उसने हिना के सामने ही मंदार का हाथ पकड़ा हुआ था, और मंदार उसे देखकर गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। वही हिना को ले जाने के बाद पूरा परिवार रोशनी को देखने लगता है। महक और राधिका दोनों ही रोशनी के दोनों तरफ जाकर, बच्चा तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ? पता नहीं था मुझे कि यह लड़की ऐसी भी हो सकती है। कहते हुए वह अरुण की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, मैंने कहा था ना मेरी बच्ची की शादी इसके साथ मत करवाओ। देखो क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या हो रहा है। पहले तो इसको तने मिलते थे और अब देख रहे हो मरने के लिए आ रही है। वह भी घर पर। अगर वक्त रहती मेरी बेटी ने खुद को बचाया नहीं होता तो क्या होता उसके साथ? सोच भी रहे हो तुम? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे क्या होगा। शादी को मुझे लगता नहीं है 2-3 महीने भी हुए होंगे, और देखो बच्चों की जान पर आ रहा है। सब कुछ भगवान के लिए, आप कुछ तो सोचो, और इस शादी से मेरी बच्चे को तो दूर कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की लाश मुझे देखने को मिले। कहते हुए वह गुस्से में सूर्या की तरफ देखते हैं,
जो उसे ही देख रहा था। वही सूर्या राधिका की हर एक बात को सुनता है। फिर एक गहरी सांस लेकर अरुण की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, फादर इन लॉ, लगता है मदर इन लॉ बहुत ज्यादा परेशान है। कमरे में ले जाए और उन्हें शांत करवा दीजिए, बेटी को संभालने के लिए दामाद है। और शादी होने के बाद मेरी फायरफ्लाई को मुझे अलग करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बेहतर यही है कि शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो आगे बहुत सारे पर्दे फटने वाले हैं। उसके लिए भी खुद को संभाल रखे, या आंसू ऐसे ही बहाने देंगे तो आगे जाकर आंसू खत्म हो जाएंगे। कहते हुए सूर्या अपनी शांत मगर गहरी नजरों से अरुण की तरफ देखकर तिरछी नजरों से राधिका की तरफ देखा है, जिससे राधिका शांत हो जाती है। और वही अरुण राधिका को अपने साथ ले जाने लगता है। राधिका गुस्से में थी और वही राधिका की बात को सुनकर पूरा प्रताप खानदान शांत बैठ जाता है। रोशनी राधिका की बात पर शांति, क्योंकि वह जानती थी इस समय राधिका बहुत ज्यादा नाराज है। वह सूर्या की तरफ देखती है, जो उसे देखकर आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर शांत होने का इशारा कर देता है। वह उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगता है। महक गायत्री की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर, माँ बहुत ज्यादा गुस्से में है और यह सब हो रहा है तो वह और भी ज्यादा परेशान हो रही होगी। आप उनकी बातों का गुस्सा मत मानिए। सौम्या महक की सिचुएशन को समझकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी गहरी आवाज में, बच्चा मुझे पता है डर किसी में भी होता है और हमारे में भी यही डर होता एक पल के लिए। दोस्त, अगर रोशनी ने कुछ किया नहीं होता तो चांदनी ने पता नहीं क्या किया होता। उसके साथ मन है ना, तकलीफ तो होगी, उसकी बातों का हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा है। तुम जाकर राधिका से बात करो। कहते हुए वह वहां से चली जाती है। वही सूर्या रोशनी को कमरे में लाकर पूरे कमरे को देखा है तो कमरे में खून था, जिसे देखकर उसका माथा ठनक उठा है, आंखें ठंडी पड़ जाती है। वह मोबाइल को निकालकर किसी को कुछ मैसेज करके रोशनी को बालकनी में लाता है। रोशनी जो शांति वह वैसे ही बालकनी में बैठी रह जाती है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सूर्या रोशनी की सिचुएशन को समझकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, जिसे रोशनी सूर्या की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर, क्या आपको चांदनी की सिचुएशन के बारे में पता नहीं था? मतलब वह इतनी ज्यादा पागल थी आपके लिए, ये कभी आपको एहसास भी नहीं हुआ? मुझे लगाया था कि कुछ तो गलत है। नेहा ने जब से चांदनी का नाम सुना था तब से वह बहुत ज्यादा अजीब रिएक्ट कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि नेहा के साथ चांदनी में कुछ तो बुरा किया था। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसकी जान चली गई और एक को तो अफसोस ही नहीं है। कोई कैसे किसी की जान बेवजह ले सकता है? क्या उनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? मुझे तो ऐसी लड़की से आप नफरत होने लगी है। कहते हुए वह उदास भरी नजरों से सूर्या को देखने लगते हैं, जो उसके माथे को चूमकर उसके बालों को सहलाकर उसकी आंखों में देखते हुए, फायरफ्लाई किसी को हम बदल नहीं सकते। रही बात चांदनी को, तो उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। उसने गलती कर दी है, तुम पर हाथ उठाने की उसने सोचा भी कैसे? वह तुम्हें हाथ लगा सकती है, इसकी भी तो सजा होती है। नेहा की डेड बॉडी पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, पर केमिकल मिले हैं, जिसकी वजह से किसी के भी फिंगरप्रिंट हटा सकते हैं। पहचान के वॉइस रिकॉर्डिंग की वजह से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। और अब कहते कहते वह कुछ सोचते होंगे, बड़े अजीब तरह से मुस्कुरा देता है और रोशनी के बालों को सहला दे लगता है। रोशनी को सूर्या की बातों का कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था, सोचो अपनी आंखें बंद करके सूर्या के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। कुछ देर पहले हुए सिचुएशन को याद करके वह गहरी सांस लेती है। अगर आज उसे कुछ सेल्फ डिफेंस आता नहीं था तो वह क्या करती? और फायरिंग याद आते ही वह हैरानी से सूर्या की तरफ देखने लगती है, जो सामने देख रहा था। पर जब ये देखा है कि रोशनी उसे देख रही है तो अपनी गर्दन नीचे झुका कर देता है, तो रोशनी अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही है, जैसे उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब सूर्या देने वाला है। 224 नफरत और सवाल। कहते कहते वह कुछ सोचते होंगे, बड़े अजीब तरह से मुस्कुरा देता है और रोशनी के बालों को सहला दे लगता है। रोशनी को सूर्या की बातों का कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था, सोचो अपनी आंखें बंद करके सूर्या के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती हैं। कुछ देर पहले हुए सिचुएशन को याद करके वह गहरी सांस लेती है। अगर आज उसे कुछ सेल्फ डिफेंस आता नहीं था तो वह क्या करती? और फायरिंग याद आते ही वह हैरानी से सूर्या की तरफ देखने लगती है, जो सामने देख रहा था। पर जब ये देखा है कि रोशनी उसे देख रही है
तो अपनी गर्दन नीचे झुका कर देता है, तो रोशनी अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही है, जैसे उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब सूर्या देने वाला है। रोशनी अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी आंखों में देखकर, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, हमारे कमरे में रिवॉल्वर क्या कर रही थी, और वह भी टेबल पर रखी हुई थी। टेबल के ऊपर भी नहीं, उसके साइड में ऐसा लग रहा था जैसे वो छुपाई गई हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने शूट तो किया था, पर वह मेरा निशाना चूक चुका था, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने उसी वक्त अपनी आंखें तक बंद कर ली थी, और चांदनी का पैरों में लगा ये थोड़ा अजीब है मेरे लिए। कहते कहते वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, और वही उसकी पूरी बातों को सुनने के बाद सूर्या अपना सर ना में हिलाकर, कभी कभी हम अनजाने में भी बहुत कुछ कर देते हैं। अब तुम यह मत कहना कि कोई आकर उसे शूट करके वहां से चला गया। तुम्हारे सिवा जहां तक मैं जानता हूं पैलेस में कोई भी नहीं था। शांत हो जाओ, ये छोटा सा दिमाग दर्द करने लगेगा। कहते हुए उसके बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, और वही उसकी बात को सुनकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, ऐसा लग तो नहीं रहा है पतिदेव कि यह हो सकता है, पर अगर तुम कह रहे हो तो शायद से हो भी सकता है। मैं फिलहाल तो ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ, माँ के पास हूँ। पहले बहुत परेशान है, और उनकी बातों का बड़ा बिल्कुल भी मत मानो, आखिर वह मेरी माँ है, उन्हें परेशानी तो होगी, मेरे लिए तो उनकी बातों के बारे में ज़्यादा सोचो मत। कहते हुए उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके माथे को चूम कर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वहीं रोशनी की बात को सुनकर सूर्य बस उसे जाते हुए देखा है, फिर अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर वही सोफे पर बैठकर बड़े ही अजीब तरह से, परेशानी तुम्हें कभी भी अपने सर पर नहीं लेता फायरफ्लाई, पसंद नहीं है मुझे परेशानी, और वैसे भी तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। आखिर तुम मेरी हो, कोई कैसे तुम्हें मुझसे दूर करने की हिम्मत रख सकता है, चाहे वह मदर इन लॉ ही क्यों ना हो। कहते हुए वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सिगरेट की कश लेने लगता है, और वैसे ही सामने देखने लगता है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर मोबाइल को अपने हाथ में लेकर कॉल को अटेंड करता है। सामने वाले की बात को सुनकर सूर्या बड़ी अजीब तरह से, सजा मौत होती है, आखिर मेरी बीवी के पास आने की गलती कर दी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह मुझसे दूर जाए, और उसने मुझे उसे दूर करने की कोशिश की है, जो ये करेगा उसकी सजा सिर्फ एक ही होती है, राणा। कहते हुए वह कॉल को कट करके हंसने लगता है। जो सर्वेंट वहां पर काम कर रहे थे, वह भी उसके हंसी सुनकर एक पल के लिए तो डर से कांपने लगते हो। उसकी ऐसी इतनी डरावनी थी कि वहां मौजूद हर एक शख्स के चेहरा पसीने में भीगने लगा था। सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेकर साफ सफाई करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ माधवगढ़ के अंदर मृत्युंजय वैसे ही सोफे पर बैठा हुआ था। इस समय उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। शमशेर वहां पर आ जाता है। मृत्युंजय शमशेर की तरफ देखकर, क्या खबर है शमशेर, सुबह से प्रताप पैलेस की खबरें कम पर आ रही है। सुन रहा हूं कि किसी की मौत हो रही है, और वह सुलोचना की भतीजी है, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। शमशेर यह सुनकर गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए अपनी गहरी आवाज में अपना सर झुकाकर, मालिक ये सब वह चांदनी रावत है ना, रावत की बेटी, उसने ही किया है। अभी खबर मिली, सुबह वह नेहा की डेड बॉडी मिली थी, और पता नहीं दोपहर में ऐसा क्या किया कि पुलिस ऑफिसर ने उसे लेकर चले गए। पर इतना पता चला है कि वह आखिरी बार सूर्या के कमरे में गई थी, और उसने चांदनी के पैरों में गोली लगी थी शायद, और उसी कमरे में वह सूर्या की बीवी मौजूद थी। और अभी पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि नेहा को मारने वाला वही चांदनी रावत है। अब इसके आगे कुछ पता नहीं चल रहा है, जहां तक कि रास्ते में ही वह चांदनी रावत गायब हो गई हैं। मृत्युंजय सुनकर गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक सिगरेट को रखकर कुछ सोचते हुए अपनी नजरें तिरछी करके, और तुम्हें दूसरा काम दिया वह हो गया। सुना है काशी भाग रहे हैं हमारी रियासत, उनके साथ तुमने कुछ किया कि नहीं, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि एक राजा से गद्दारी करने की सजा क्या होती है। कहते हुए वह बड़ी तरह से देखने लगता है। शमशेर उसके बाद का मतलब समझकर अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही शमशेर के जाते हैं, तरंग वहां पर आ जाता है। तरंग जैसे ही वहां पर आता है, मृत्युंजय तरंग की तरफ देखकर, तुम्हें जो कहा था वह हो गया, कुछ पता चला उसके बारे में। तरंग अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेते हुए, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है,
पर शायद से कुछ वक्त के बाद पता चल ही जाएगा। पर जहाँ तक मैं जानता था तो पूरा परिवार जल चुका है ना। आपको कैसे लगता है कि वह अभी भी जिंदा हो सकती है? मृत्युंजय सुनकर कुछ सोचते हुए, पता नहीं पर मेरा दिमाग मुझे कह रहा है। हर बार मेरा दिमाग सही साबित होता है। आप इस बार देखना है कि यह क्या करता है। अगर यह सच निकला तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इस बार ऐसी मौत मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, और तरंग अपने बाबा सा को ऐसी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखकर, बाबा सा मुझे एक बात मुझे समझ नहीं रही है कि आखिर आपकी दुश्मनी की आती मतलब एक फैमिली तो थे आप सभी, फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने ये सब किया? तरंग के चेहरे पर हैरानी को देखकर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए, तरंग अगर तुम्हारा बड़ा भाई होता तो तुम्हें पता चला कि यह सब क्यों किया जाता है। रियासत सर झुकाना, और सुना ये सब कुछ बड़े के लिए होता है, छोटे के लिए सिर्फ और सिर्फ ना चाहते हुए भी एक चीज कर नहीं वैसे बराबर हो जाता है। सुनने वाला कोई नहीं था, सर ज्यादा कोई झुकता नहीं था, और पावर नहीं थी मेरे हाथों में, और यही चीज मुझे गुस्सा दिला रही थी। इसी वजह से मैंने ये सब किया। आज तुम्हारे सामने रियासत सर झुका रही है, इसकी वजह तुम बड़े बेटे हो। लोगों के सामने तुम्हारी एक अलग ही पावर है, जिसकी वजह से डर से लोग कर अपना नीचे झुक रहे हैं, और कहने वाला कोई भी नहीं है तुम्हें। कहते हुए वह शांत हो जाता है। वही शंकर तरंग कुछ नहीं कहता है। वह अपना सर हिलाकर अपने बाबा को देखा है, जो वहां से जा रहा था। उसे देखकर वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगता है, और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। सुजल वहां पर खड़ी मृत्युंजय की बातें सुन रही थी। उसे ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आता, और उसे इतना समझ आता है कि हो ना हो ये सब उसके बड़े चाचा के बारे में ही बोल रहे हैं। वह कुछ सोचकर अपनी माँ के पास चली जाती है। भैरवी जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, दरवाजा बंद रखा था, और ट्यूब लेकर वह अपने हाथों पर जो जले हुए जख्म थे उन पर मलहम लगा रही थी। चेहरे पर दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। दरवाजे पर कोई आता है, और यह आवाज सुनकर भैरवी जल्दी से अपने हाथों में पड़े हुए मलहम को टेबल में डालकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वह खुद को शांत करके अपने कदम जैसे तैसे करके लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ ले जाते हैं। दरवाजे को खोलते हैं तो सामने सुजल को देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसको अपने साथ लाकर उसे सोफे पर बैठा देती है। सुजल भी सोफे पर बैठकर अपने माँ के दोनों हाथ पकड़कर, क्या हुआ माँ सा, आप इतनी देर बाद दरवाजा खोल रही है? लगता है आप रात भर सोई नहीं है। अब ठीक तो है, और आपकी आंखें मुझे लाल क्यों नजर आ रही है? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? सुजल की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र और परेशानी देखकर भैरवी अपने दोनों हाथ उसके दोनों गालों पर रखकर उसके माथे को चूमकर अपना सरना में हिलाकर, कुछ नहीं बच्चों को, ऐसे ही मेरा सर दर्द कर रहा था तो ऐसे ही बेड पर लेटी हुई थी, तुम यहाँ पर कुछ चाहिए तुम्हें? ये सुनकर सुजल अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेकर पहले दरवाजे को बंद करती है, फिर भैरवी के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, माँ सा मुझे बात समझ नहीं आ रही है, आखिर बड़े चाचा की मौत कैसे हुई? सब लोग कह रहे हैं एक्सीडेंट, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यह एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा बाबा सा मैं कुछ तो किया है। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा, क्या सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया है? और आप मुझे सच बताएंगे ना? मैं जानती हूँ बाबा सा ने कुछ तो ऐसे किया है। मैंने आदमियों की भी बातें सुन रही थी जो काम कर रहे थे वहां पर, वह भी कह रहे थे कि बाबा सा ने इस रियासत को अपने नाम करने के लिए बहुत लोगों की बलि चढ़ाई है, और मैं अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे बता दे कि, क्योंकि भाई सा तो जानते हैं पर मुझे ही पता नहीं है, आप सच में बताएगी ना? मुझे भी जानना, आखिर चाचा के साथ हुआ तो हुआ क्या था? 225 अतीत के पन्ने। माँ सा मुझे बात समझ नहीं आ रही है, आखिर बड़े चाचा की मौत कैसे हुई? सब लोग कह रहे हैं एक्सीडेंट, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यह एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा बाबा सा मैं कुछ तो किया है। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा, क्या सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया है? और आप मुझे सच बताएंगे ना? मैं जानती हूँ बाबा सा ने कुछ तो ऐसे किया है। मैंने आदमियों की भी बातें सुन रही थी जो काम कर रहे थे वहां पर, वह भी कह रहे थे कि बाबा सा ने इस रियासत को अपने नाम करने के लिए बहुत लोगों की बलि चढ़ाई है, और मैं अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे बता दें कि, क्योंकि भाई सा तो जानते हैं पर मुझे ही पता नहीं है, आप सच में बताएगी ना? मुझे भी जानना, आखिर चाचा के साथ हुआ तो हुआ क्या था? कहते कहते सुजल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके भैरवी को देखने लगती है।
भैरवी भी सोच में पड़ गई थी क्या वह क्या करे। सुजल को बताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह जाने बिना तो जाने वाली नहीं थी। यहाँ से उसका ऐसे चेहरे को देखकर भैरवी गहरी सांस लेकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी गहरी आवाज में, तुम्हें जानना है पर उससे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें किसी को भी कुछ पता लगवाने नहीं देना है। खास करके तुम्हारे बाबा को उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया कि बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। कहते हुए वह अपना हाथ आगे कर देती है। भैरवी की बात को सुनकर सुजल अपना हाथ भैरवी के हाथों में रखकर, वादा करती हूँ। वही भैरवी अपनी जगह से खड़ी होकर गहरी सांस लेती है और एक एल्बम को सुजल के हाथों में दे देती है, जिससे सुजल उसे एल्बम को खोलना लगती है। भैरवी गहरी सांस लेकर उसे एल्बम को देखते हुए एल्बम देख रही है। इसमें एक परिवार है। ये तुम्हारे बड़े चाचा रणवीर राठौर, उनकी पत्नी रेवती राठौर और उनकी बेटी माहिष्मती राठौर। माहिष्मती यह नाम तुम्हारी दादी का था, जो तुम्हारे बड़े चाचा मतलब बड़े पापा ने रखा था। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसा मान लिया था कि साक्षात उनकी माँ ही इस दुनिया में आई है। उनकी ही तरह उसकी आंखें नीली थी, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर एक नूर था। देखा जाए तो ऐसा नूर मैं आपके चेहरे पर देखा था। प्रताप खानदान की बड़ी बहू, उसकी आंखें मुझे बिल्कुल माहिष्मती की आंखों की तरह लगती थी। वही नूर, वही एक अलग ही रौनक थी। 1 महीने की ही होगी, पर उसकी आंखों में ऐसा था, हर किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था। और तुम्हारे बड़े पापा, उनका स्वभाव की बात करें तो वह बहुत प्यार उलझे हुए इंसान और दयावान थे। उनके पास कोई आता था तो खाली हाथ कभी नहीं जाता था, वह झोली भर के ही भेजते थे। पहले राठौर पैलेस में जो भी आ जाता था, उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी। वह तुम्हारे बड़े पापा को साक्षात भगवान ही मानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी गलत चीज में साथ नहीं दिया था। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ी होकर पानी का गिलास अपने हाथों में लिए वही बेड पर बैठकर पानी पीते हुए सामने देखकर, तुम्हारे बड़े पापा बहुत प्यारे थे और यही चीज तुम्हारे बाबा साहब को पसंद नहीं थी। उन्हें ये लोगों को कुछ देना या उनकी मदद करनी है, सब उन्हें पसंद नहीं था। उनका कहना था कि जो चीज मेरी है वह मेरे पास ही रहे, वह किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और उनका सोने का तरीका ही बहुत अलग था। जैसे लोगों में भेदभाव, यह उन्हें पहले से ही आता था, जिस पर तुम्हारे बड़े पापा और यहाँ तक कि तुम्हारे दादा साहब भी उन पर चिल्लाते थे। कदर उनका बढ़ गया कि उन्होंने अब नफरत आने लगी थी। इतनी नफरत की रात रात भर ड्रिंक करते थे। शराब का नशा, कभी कभी रात में घर तक नहीं आते थे। जब मैं इस बारे में पता लगवाती थी तो तब पता चला था कि वह अपनी रातें रंगीन करने के लिए कोठी में चले जाते थे। मैंने हर बार उन्हें इस बात से समझने की कोशिश की कि मुझे ये सब नहीं पसंद है, पर सुनने वाले कभी थे बिल्कुल भी नहीं। अब आदत से होने लगी थी। एक दिन तुम्हारे बड़े पापा और दादा साहब को पता चला, उन्होंने उन्हें समझाया और यहाँ तक कि कह दिया अगर अगली बार उन्हें ये सब पता चलेगा तो वह छोड़ देंगे, उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। उन्हें उसे वक्त तरंग पर 2-3 साल का होगा। उन्होंने कहा था कि तरंग को ही वह रखेंगे और मुझे रखेगी। ये जानने के बाद उन्हें यही लगा कि मैं ये सब किया है। 1 महीने तक सब कुछ सही था, मुझे लगा कि सही हो चुका है, पर 1 महीने के बाद पता चला कि कुछ भी सही नहीं है, बल्कि नफरत बढ़ चुकी है उनके अंदर। उसे रात तुम्हारे पापा को मैंने खून से रंगे हुए देखा। दूसरे दिन पता चला कि तुम्हारे बड़े पापा, बड़ी माँ और तुम्हारी बड़ी बहन की मौत हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी तक किसी को नहीं मिली। मैंने पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। और तुम्हारे दादा सा, उनकी मौत भी 3 दिन बाद ही हो गई। उसे वक्त भी मैं तुम्हारे बाबा सा को खून से मांगते हुए देखा था। उन्होंने इतने लोगों की जान ली इस रियासत के लिए कि तुम्हें कभी नहीं सकते। इतना समझ लो कि तुम्हारे बाबा आसानी इतना बड़ा काम किया है। क्या शर्म आने लगी है उन्हें? अपना पति खाने में, पर मांग में सिंदूर भरा है और गले में मंगलसूत्र है, इसका मान तो रखना जरूरी है। कहते हुए गहरी सांस लेकर अपनी आंखों में आई हुई नमी को पूछते हुए, हमारे पास रास्ते बहुत है। प्रताप खानदान की तरह खुशहाल परिवार बनने का प्रसाद हो रास्ते। तुम्हारे बाबा सा को कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें रियासत चाहिए थी पर परिवार नहीं। जिसने उन्हें अपने कंधे पर बैठकर वह प्यार दिया, जिसने उन्हें हर एक चोट से बचाया, पर वक्त उनकी रक्षा की उनका माना नहीं रखा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप सा कैसे होंगे? कहते हुए गहरी सांस लेकर सुजल की तरफ देखते हुए, बच्चा अब तुम्हें जाना चाहिए। अगर बाबा सा गए तुम्हारे तो वह गुस्सा हो जाएंगे और यह बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जो राज दफन है वही अच्छा है।
अगर पता चला उन्हें कि तुम्हें कुछ पता है तो मुझे नहीं लगता कि अपने खून को भी करने के लिए वह पीछे हटेंगे। कहते हुए वह शांत हो जाते हैं। वही उसके बात को सुनकर सुजल कुछ नहीं कहती है। वह बस अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। चेहरे पर उदास इतनी थी कि कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वह उदासी से भरे चेहरे के साथ वहां से चली जाती है। उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मुंह से हर एक बातों के बारे में सोच रही थी। चेहरे पर इतनी ज्यादा उदासी थी और आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा था। अब उसे अपने बाबा सा से नफरत होने लगी थी। उसे एक हंसता खेलता परिवार मिलने वाला था, पर उसे परिवार को खत्म करने वाला उसका खुद का पिता निकला। ये सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा था। वह कमरे में आकर दरवाजे को बंद कर लेती है। दोनों हाथ अपने बालों पर रखकर अपना करना में हिलने लगती है। गहरा अंधेरा उसकी आंखों के सामने आ चुका था कि वह जमीन पर बैठे रोने लगती है फूट फूट कर। वह चारों तरफ देखते हैं तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। कब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। वहीं दूसरी तरफ प्रताप पैलेस के अंदर रोशनी नीलिमा से मिलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। चेहरे पर परेशानी थी क्योंकि नीलिमा सूर्या को ही दोषी ठहरा रही थी। वह उसे डिवोर्स लेने के लिए कह रही थी और यह सुनकर रोशनी को और ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और वैसे ही कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वह अपने मोबाइल को हाथों में लिए देखते हैं तो अननोन नंबर था, जिसे देखकर वह सरल कर चारों तरफ देखते हैं और कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर दरवाजे को बंद करके बालकनी में चली जाती है। बालकनी में आकर वह कॉल को अटेंड करती है। सामने से एक आदमी अपनी गहरी सांस लेकर अपनी शांत आवाज में इन्फॉर्मेशन निकली है, पर अभी तो कुछ पता नहीं चला है और यहाँ तक कि कुछ तो अजीब है। यहाँ पर हम जैसलमेर से माधवगढ़ तो आ चुके हैं, पर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अजीब है। कोई किसी से बात करता ही नहीं है ज़्यादातर, और हर कोई डरा डरा है जैसे कुछ हुआ है। अभी यहाँ पर पूछने की कोशिश की तो वहाँ की सारी औरतें अपना घूंघट अपने सर के ऊपर डालकर दरवाजे को बंद कर लेती हैं। एक बच्चे से पूछा था तो उसने कहा कि किसी की जान चली गई है, यहाँ से भागने की कोशिश की थी, उन्हें मर गया है, यहाँ से चले जाओ। यही कहकर वह अपनी झोपड़ी में चला गया। क्या कोई ऐसा था जो यहाँ से भाग गया है और जो उनके हाथों में लगा हूँ? उसे आदमी की बात को पूरा सुनने के बाद रोशनी अपनी जगह पर ही फ्रिज हो जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह अपने करना हमें मिलकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। उसका मोबाइल कब उसके हाथों से गिर जाता है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। वह जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है और वह आदमी बार बार रोशनी का नाम ले रहा था। वहीं रोशनी कमरे से बाहर आकर सूर्या को ढूंढने लगते हैं। रात हो चुकी थी। रोशनी हर तरफ सूर्या को ढूंढ रही थी, तभी उसे राघव दिखता है। वह राघव के पास आकर अपनी लड़खड़ाते आवाज में, वह ये कहाँ पर है जीजू? रोशनी की भरी हुई आंखों को देखकर राघव को कुछ समझ नहीं आता है। वह रोशनी के हाथों को पकड़कर, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है साली साहिबा? आपकी आंखों में आंसू क्यों दिख रहे? मुझे क्या कुछ हुआ है? रोशनी अपना सरना में हिलाकर जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकालकर, जीजू ये कहाँ पर है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, कहते हुए वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती हैं। आंखों से आंसू लगातार बहता जा रहे थे। 226 आग और मासूमियत दोनों ही उसके अंदर है। वहीं रोशनी कमरे से बाहर आकर सूर्या को ढूंढने लगते हैं। रात हो चुकी थी। रोशनी हर तरफ सूर्या को ढूंढ रही थी, तभी उसे राघव दिखता है। वह राघव के पास आकर अपनी लड़खड़ाते आवाज में, वह ये कहाँ पर है जीजू? रोशनी की भरी हुई आंखों को देखकर राघव को कुछ समझ नहीं आता है। वह रोशनी के हाथों को पकड़कर, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है साली साहिबा? आपकी आंखों में आंसू क्यों दिख रहे? मुझे क्या कुछ हुआ है? रोशनी अपना सरना में हिलाकर जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकालकर, जीजू ये कहाँ पर है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, कहते हुए वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती हैं। आंखों से आंसू लगातार बहता जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। और वही उसकी बात को सुनकर राघव परेशान होने लगता है। वह रोशनी को देखकर अपने शांत आवाज में, भाई वह स्टडी रूम में है, कुछ काम के लिए गए हैं। ये सुनते ही रोशनी बिना वहां पर रुके अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं और राघव उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोशनी को हुआ तो हुआ क्या है।
वह हैरानी से रोशनी को जाते हुए देख रहा था। उसे देखकर उसे लगता है कुछ सही नहीं है, तो वह कुछ सोचकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रोशनी स्टडी रूम के सामने खड़ी होकर एक गहरी सांस लेती है और रूम के अंदर चली जाती है। आवाज इतनी तेज थी कि सभी उसे तरफ देखने लगते हैं। वहां पर सूर्या के साथ तेजाब और मंदार दोनों ही थे। रोशनी सूर्या को देखकर गहरी सांस लेकर उसके सामने खड़ी हो जाते हैं। सूर्या रोशनी को ऐसे परेशान देखकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बड़े प्यार से, क्या हुआ है फायरफ्लाई, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? रोशनी अपने गले से जैसे तैसे आवाज निकालकर सूर्या की आंखों में देखकर, वह रिमझिम की फैमिली काशी में पहुंच गई। वह सच में पहुंच गई ना? आप एक बार इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे डर लग रहा है प्लीज। कहते कहते वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या उसे अपनी चेयर पर बैठकर उसे पानी पिलाने लगता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। वह रिमझिम को कुछ होने के ख्याल से ही डर चुकी थी, और वही सूर्या रोशनी की बात पर अपनी नजरें तिरछी करके तेजाब और मंदार की तरफ देखा है, तो वह दोनों अपना सर हिलाकर कुछ इशारा करके वहां से चले जाते हैं। सूर्या रोशनी के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों को देखा है, जिसमें उसने चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहनी थी, और उसके पैरों में शायद से कुछ लगा था, जिसकी वजह से उसके पैरों से खून आ रहा था। वह उसके पैरों को अपने घुटनों पर रखकर उसके पैरों को देखने लगता है। तब तक राघव भी आ जाता है। वह उन दोनों को देखकर सोते हुए कैमरे से बाहर निकल जाता है। वही रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्य की तरफ देखकर, आप कुछ बात क्यों नहीं रहे हो मुझे कि आखिर वह सब क्या है, और रिमझिम कैसे हैं? वह पहुंचे तो गई है ना? मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप कुछ कर दीजिए, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। सूर्या रोशनी के पैरों को देखा है, फिर स्टडी रूम में जो फर्स्ट एड बॉक्स था उसे लाकर अपने घुटनों के बाल वैसे ही बैठकर रोशनी के पैरों को क्रीम लगाते हुए उसकी आंखों में देखकर, फायरफ्लाई मैं जान सकता हूँ अचानक ऐसा क्या हुआ तुम्हें जो तुम उनके बारे में जानना चाहती हूँ? क्या कुछ ऐसा पता चला है? तुम्हें बता दो। और चेहरे पर परेशानी, वह भी मेरे होते हुए, वैसे भी मैंने उन्हें एयरपोर्ट पर भेज दिया था। अब एयरपोर्ट से आगे वह खुद काशी जाने वाले थे। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, पर वह कहाँ से पहुंचे तो गए ना? आप एक बार इन्फॉर्मेशन निकले, मुझे ऐसा लग रहा है वह काशी नहीं गए हैं। सूर्या उसके पैरों पर क्रीम को अप्लाई करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वह काशी नहीं गए हैं? ये सुनकर रोशनी को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। वह कुछ सोचकर गहरी सांस लेकर, बस मुझे ऐसा लग रहा है वह काशी नहीं गए हैं। आप प्लीज एक बार इन्फॉर्मेशन निकालिए, मुझे बस जानना है कि रिमझिम ठीक तो है ना, और उसका पूरा परिवार। रोशनी के इस बात को सुनकर सूर्या उसके पैरों पर अच्छे से बैंडेज को लगाकर उसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए अपने गहरी आवाज में, परेशान मत हो, मैं हूं ना, काशी भेजने की तैयारी तो मैं की है। अब इसमें माधवगढ़ क्या करता है ये खुद मृत्युंजय को पता है। कहते हुए वह उसे बाहों में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। वही रोशनी अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। जो उसे कमरे में लाता है, वह उसे बिस्तर पर बैठकर उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके माथे को चुनते हुए, फायरफ्लाई इतनी भी ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे आंखों के आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज बहुत कुछ हो गया है, खुद को शांत करो। हालत तो देखो कैसे बना रखी है तुमने, मैसेज तुम्हें नहीं देख सकता। कहते हुए वह उसके माथे पर चूमकर उसे बेड पर लेटा देता है। रोशनी उसे देखने लगते हैं। सूर्या उसके बालों को सहला रहा था। थकान और परेशानी की वजह से कब रोशनी की आंख लग जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चला। सुबह से भाग दौड़ा और इतना सोचना, उसने मेडिसिन भी ली थी सर दर्द की, इसी वजह से उसे नींद भी आ गई थी। उसके सोने के बाद सूर्या उसके माथे को चूमकर उसके ऊपर ब्लैंकेट को डालकर वहां से वह बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह सेकंड फ्लोर पर चला जाता है, जहां पर एक बड़ी सी बालकनी थी। वहां पर जाकर वह खड़ा हो जाता है। पीछे से राघव जाकर वही एक साइड खड़ा हो जाता है। तेजाब और मंदार एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों ही अपना सर झुका लेते हैं। सूर्या अपनी ठंडी आवाज में, जो काम दिया था वो पूरा हो गया है ना? ये सुनकर तेजाब गहरी सांस लेकर एयरपोर्ट से इन्फॉर्मेशन निकली थी। पता चला है कि कोई भी काशी नहीं गया है, बल्कि एयरपोर्ट पर ही वह कहीं गायब हो गए हैं। हमारे आदमी वहां पर थे और उन लोगों को वॉशरूम जाना था, तो इसी वजह से उनको वॉशरूम दिखा दिया तो हम लोगों ने, पर वॉशरूम से वह सभी गायब हो गए थे।
ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक मिल नहीं रहे हैं, सिवाय छोटी बच्ची के। वह बच्ची हमारे बॉडीगार्ड के हाथ में है, उसकी माँ ने उसे दिया था। उसका क्या करना है वही पूछ रहे हैं। सूर्या ये सुनकर ठंडी आंखों से तेजाब को देखकर अपनी सख्त आवाज में, कहाँ था ना तेजाब, एयरपोर्ट को खाली करो, इन्फॉर्मेशन निकालो, कोई भी वहां पर नहीं चाहिए मुझे। फिर यह सब कैसे हुआ? इतनी बड़ी गलती, अब तो मेरी फायरफ्लाई नाराज होगी कि उसे मनाना मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। इस मृत्युंजय ने तो बहुत कुछ कर दिया है। लगता है कल एक मौत का तांडव शुरू होने वाला है। कल की हर एक तैयारी करो, क्या पता कल की मौत हो जाए और कोई खून से रंगे। सारी तैयारी हो जाना चाहिए और उसे बच्चों को इस पैलेस में लाया जाए। उसे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं कल क्या होगा, सोचकर ही परेशानी महसूस हो रही है। सोचा था कि सब कुछ खेल के साथ शुरू होगा, पर नहीं, मृत्युंजय ने अपनी गंदी चाल चली और अब मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा। तेजाब कहते कहते वह उन सभी को जाने का इशारा कर देता है। होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर उसे जलता है। तभी वहां पर आ जाता है अरुण। उसे देखकर सूर्या वैसे ही सिगरेट के लंबे कश लेने लगता है। अरुण सूर्या को देखा है, फिर सामने देखकर अपने भी जेब से सिगरेट का बॉक्स निकालकर उसमें से सिगरेट को अपने होठों पर रखकर उसे जलता है। अरुण सामने देखकर अपनी गहरी आवाज में, पता चला है जिस फैमिली की मदद मेरी बेटी ने की थी वो फैमिली गायब हो गए हैं। सूर्या ये सुनकर एक पल के लिए तो अपनी सिगरेट को देखा है, फिर उसे होठों पर रखकर, क्या बात है, बड़ी जल्दी पता चला। सूर्या की इस बात पर अरुण सामने देखकर एक गहरी सांस लेते हुए, माधवगढ़ के कुछ लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में है। एक ने बताया मुझे पूरा परिवार जला दिया उसने, वह भी पूरे माधवगढ़ के सामने। उसकी बच्ची जिंदा है और मुझे इतना जरूर पता है कि वह हो ना हो तुम्हारे पास है। कल जब रोशनी के हाथों में वह बच्चे आएगी तब क्या होगा, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर अरुण परेशान होता जा रहा था कि तभी सूर्या उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने होठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कुराहट लिए। फादर इन लॉ, क्या लगता है कुछ पता नहीं होगा? कल एक अलग ही खेल शुरू होने वाला है, सबके बदले पूरे होने वाले हैं। कल एक नया चेहरा सबके सामने आने वाला है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए वह जाने वाला था कि अरुण उसे देखकर, इस बीच कहीं मासूमियत ना खो जाए, डर लगता है अब मुझे। सूर्या सुनकर हंसने लगता है। वह हंसते हुए, आग और मासूमियत दोनों ही उसके अंदर है। इतनी ताकत है उसमें, मासूमियत के साथ खतरनाक भी है। वह दोनों में से कुछ भी गायब नहीं होगा। आखिर उसे रियासत में यह मिला है, जाहिर सी बात है मासूमियत कोई उसे दूर कर सकता है। बदला लेना उसके रोम रोम में है, कोई कैसे शांत रह सकता है, सब कुछ जानकार। कहते हुए वह चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर अरुण अपने सर पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेते हैं। वह खुद को शांत करता है। चेहरे पर परेशानी इतनी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सिगरेट की कश ले रहा था, चेहरे पर की नसें दिख रही थी। वह खुद को शांत करके गहरी सांस लेता है और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। कमरे में आकर वह देखता है तो राधिका खुद को समेटे हुए सो रही है। उसे देखकर वह गहरी सांस लेकर उसके पास आ जाता है। वह उसके माथे को चूमकर उसके बालों को सहलाते हुए, सोचा नहीं था कि कभी अपने वादे को तोड़ दूंगा, मैं नहीं रोक पाया राधिका, ये सब होने से लगता है ये किस्मत में ही उसके लिखा था। आखिर किसी को तो दुआओं में आना था और देखो उसे ही आना पड़ा। आखिर खून है वह उसका। 227 रोशनी के सामने आया सच। कहते हुए वह चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर अरुण अपने सर पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेते हैं। वह खुद को शांत करता है। चेहरे पर परेशानी इतनी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सिगरेट की कश ले रहा था, चेहरे पर की नसें दिख रही थी। वह खुद को शांत करके गहरी सांस लेता है और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। कमरे में आकर वह देखता है तो राधिका खुद को समेटे हुए सो रही है। उसे देखकर वह गहरी सांस लेकर उसके पास आ जाता है। वह उसके माथे को चूमकर उसके बालों को सहलाते हुए, सोचा नहीं था कि कभी अपने वादे को तोड़ दूंगा, मैं नहीं रोक पाया राधिका, ये सब होने से लगता है ये किस्मत में ही उसके लिखा था। आखिर किसी को तो दुआओं में आना था और देखो उसे ही आना पड़ा। आखिर खून है वह उसका। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर राधिका के बालों को सहलाते हैं और फिर अपनी जगह से खड़े होकर वहां से जाने लगते हैं। बालकनी में आकर वह वहीं बैठ जाते हैं। वही कमरे में जब सूर्या आता है तब बैग पर सो रही अपनी फायरफ्लाई को देखा है जो गहरी नींद में सो रही है। उसे देखकर वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है।
अपने कदम उसकी तरफ ले जाने लगता है, बेड पर आकर लेट जाता है। तो रोशनी कब अपना सर उसके सीने में छुपा लेती है, यह उसे खुद भी नहीं पता चलता, वह अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। सूर्या जब यह महसूस करता है कि रोशनी ने अपना सर उसके सीने में छुपाया है, जिससे वह अपनी नज़र नीचे झुकाकर रोशनी को देखा है, जो उसके सीने में अपने लिए जगह बना रही थी, और एक कंफर्टेबल पोजीशन में वह सो जाती है। सूर्या उसके बालों को सहलाने लगता है। उसने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। रोशनी को बाहों में भरकर उसे भी गहरी नींद आ जाती है और वह भी सो जाता है। वही सुबह का वक्त हो जाता है। रोशनी अपनी आंखें जब खोलते हैं, तब उसे अपने ऊपर भारी भरकम नजरें महसूस होती हैं। वह अपनी नींद भरी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, तो उसकी नज़रें सूर्य की डोमिनेटिंग आंखों से मिल जाती हैं। सूर्या रोशनी की नीली नीली आंखों को देखा है, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर उसके माथे को चूमकर बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग फायरफ्लाई। रोशनी यह सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके अपने हाथों को उसके गालों पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए गुड मॉर्निंग कहते हुए वो उसके सीने में फिर से अपना चेहरा छुपा लेती है, जिससे सूर्या के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके बालों को सहलाने लगता है। रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देखने लगती है, जो उसे ही देख रहा था। फिर कुछ सोचकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वह सूर्या की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर अपने कॉल किया था रिमझिम की फैमिली पहुंच गई ना। रोशनी की बात को सुनकर सूर्या, जिसकी आंखों में पहले नॉर्मल थे, जिनमें रोशनी के लिए मोहब्बत किया, वह खाली पड़ चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था। वह उसके बालों को सहलाते हुए, फायरफ्लाई सुबह हो चुकी है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे कुछ अर्जेंट कॉल में, कहते हुए वह उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे अलग हो जाता है। और वही रोशनी उसे जाते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है, पर वह कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और सूर्या को जाते हुए देखने लगते हैं। वह वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वॉशरूम में आकर वह फ्रेश हो जाती है। सूर्या को देखते हैं, जो अभी बालकनी में था। वह कुछ सोचकर उसकी तरह बढ़कर, मैं नीचे जा रही हूँ, आप आ जाना जल्दी, कहते हुए वह नीचे हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। हॉल में आती है तो उसे सुलोचना मिलती है, जिसके चेहरे पर उदासी थी। सुलोचना रोशनी को देखकर गहरी सांस लेती है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने चेहरे पर गिल्ट लिए, मुझे पता है मैं बहुत गलत किया है। आज अगर मैं अपनी भतीजे को ये लालच नहीं देते कि उसकी शादी सूर्या के साथ करवाने वाली हूँ, तो वह आज जिंदा होती। मैंने वक्त रहते ही उसे समझाया होता, तो आज ये सब नहीं होता। मुझे पता है मैं कैसी औरत हूँ, जो किसी दूसरी औरत का घर उजाड़ने वाली थी। माफ करना बेटा, मैं अपनी भतीजा तो को दी, पर मैं यही चाहती हूँ कि तुम कभी भी सूर्या को अपने से दूर मत जाने देना। उसने बहुत दर्द सहा है अपनी जिंदगी में। बिना माँ के वह इस दुनिया में जिया है। भाभी के जाने के बाद उसने सारे रिश्ते ही तोड़ दिए थे, और मैं नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी में जो खुशी आए हैं वह कभी जाए। हमेशा उसका साथ देना, यही आशा करूंगी, कहते हुए वह गहरी सांस लेकर वहां से चली जाती है। रोशनी उसे जाते हुए देख रहे थे। नीचे हॉल में सुलोचना के सामने सौम्या खड़ी हो जाती है। वह सुलोचना के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा मैं नेहा की डेड बॉडी को उसकी फैमिली के पास ले जाने का इंतजाम कर दिया है, परेशान मत हो, हम कल ही आ जाएंगे। और हाँ, तुम कभी भी इस बात से गिल्ट मत रखना कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जो किस्मत का लिखा होता है वही होने वाला था। शायद नेहा को किस्मत ने यहाँ बुलाया था। बच्चे फूल जैसे थी, बस इस बात का दुख है कि उसे बच्ची ने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था और भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेती है। सुलोचना अपना सर हिला देती है। गायत्री भी गले लगा लेती है। प्रलय और वीरेंद्र भी सुलोचना को गले लगा लेते हैं, और महक और रोशनी उसके पैर छू लेते हैं। राघव उन्हें छोड़ने के लिए बाहर चला जाता है। सभी परिवार बैठे हुए थे। प्रलय और उनकी तरफ देखकर, अरुण भाभी कैसी है, अभी ठीक तो है ना, परेशान तो नहीं है ना। अरुण एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर, तुम तो जानते हो अपनी भाभी को छोटी छोटी बातों के लिए वह परेशान हो जाती है, बस यही चीज थी, इसी वजह से वह परेशान हो गई। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अब हम कब जाने वाले हैं। मतलब जो हुआ है उसके बाद तुम तो जानते हो राधिका की सिचुएशन क्या है। अब हमें लगता है मुंबई जाना चाहिए। अरुण की बात पर वीरेंद्र भी अपना सर हिलाकर,
मुझे भी यही लगता है कि आप हम सभी को मुंबई जाना चाहिए। जिस तरह से चांदनी ने ये सब किया है, अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि चांदनी इस हद तक अपने प्यार में गिर सकता है। मोहब्बत ही ऐसी है कि किसी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। कहते कहते वह सभी शांति से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सभी की नज़र हाल में आते हुए रास्ते की तरफ चली जाती है। रोशनी ये आवाज़ सुनकर घबराने लगते हैं। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था, अनजाने में ही सही, पर उसके दिमाग में रिमझिम का ख्याल आता है। जिसे आते ही रोशनी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगते हैं। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे तरफ देखने लगती है, जहां से राणा अपने हाथों में एक छोटी सी बच्ची को लिए आ रहा था। ये देखकर रोशनी को समझ नहीं आता, वह खुद अपनी जगह से खड़ी होकर अपने कदम उसे तरफ बढ़ने लगती है। सब उसे तरफ देख रहे थे, सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। रोशनी जैसे ही राणा के सामने आती है, राणा अपना सर झुका लेता है। वही रोशनी उसे फूल जैसी बच्ची को देती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अपनी लड़खड़ा की आवाज में, ये सब क्या है, और राणा अंकल रिमझिम आपके हाथों में क्या कर रही है, और उसका पूरा परिवार, वह तो काशी जाने वाली थी ना। कहते हुए रोशनी राणा जी के हाथों से रिमझिम को लेती है और उसे शांत करने लगती है। रिमझिम जो इतनी देर से रो रही थी, वह रोशनी के पास आकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वही रोशनी रिमझिम को देखते हैं जिसे हल्का हल्का बुखार था और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खाया नहीं है। वह एक सर्वेंट की तरफ देखकर, जल्दी से दूध लाओ, रिमझिम भूखी है। ये सुनकर वह सर्वेंट अपना सर हिला देती है। वही रोशनी रिमझिम को शांत करने के बाद राणा जी की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, राणा अंकल, मैं आपसे कुछ पूछा है कि आखिर रिमझिम की फैमिली कहाँ पर है, और यह ऐसे रोक क्यों रही है, और आपके पास क्या कर रही है, कुछ बताएंगे, आप ऐसे क्यों शांत बैठे हैं। तब तक वहां पर राधिका आ जाती है, वह भी रिमझिम को देख लेती है। राणा जी कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। तभी सीढ़ियों से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सब उसे तरफ देखने लगते हैं। पूरी फैमिली राठौर ने जला दी, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। ये सुनते ही रोशनी का चेहरा फीका पड़ जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह नीचे रिमझिम को देखते हैं, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। रोशनी लड़खड़ाते कदमों से पीछे होने लगते हैं, जिसे राधिका जो पीछे खड़ी थी वह उसे संभाल लेती है। महक भी उसके साइड में खड़ी हो जाती है। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, आंसू बहते जा रहे थे। सामने मानो पूरी दुनिया बिखर से दिख रही थी। एक बच्ची जो अब एक अनाथ हो चुकी है, उसकी माँ, उसकी फैमिली, यह सोचकर ही उसे रिमझिम के लिए इतना दर्द हो रहा था कि उसका दिल टूटे हुए महसूस हो रहा था। वह रिमझिम को महक के हाथों में देखकर सूर्या के पास रखकर अपनी लड़खड़ा की आवाज में, ये सब क्या करें आप, आपने कहा था ना कि आपने रिमझिम की पूरी फैमिली को काशी भेजा है, तो फिर वह बच्ची के साथ यह सब कैसे हुआ। वह बच्ची अब अनाथ हो गई है, उसकी महान, उसकी पूरी फैमिली उससे दूर हो गई है, अपने से होने कैसे दिया। मुझे क्यों इस बारे में आपने नहीं बताया। एक बच्चे से उसकी फैमिली छीन गई है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। सूर्या, पूरी दुनिया, आपने क्यों मुझे ये सच छुपाया, आखिर क्यों। 228 पर्दा हटाना राज से। महक भी उसके साइड में खड़ी हो जाती है। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, आंसू बहते जा रहे थे। सामने मानो पूरी दुनिया बिखर से दिख रही थी। एक बच्ची जो अब एक अनाथ हो चुकी है, उसकी माँ, उसकी फैमिली, यह सोचकर ही उसे रिमझिम के लिए इतना दर्द हो रहा था कि उसका दिल टूटे हुए महसूस हो रहा था। वह रिमझिम को महक के हाथों में देखकर सूर्या के पास रखकर अपनी लड़खड़ा की आवाज में, ये सब क्या करें आप, आपने कहा था ना कि आपने रिमझिम की पूरी फैमिली को काशी भेजा है, तो फिर वह बच्ची के साथ यह सब कैसे हुआ। वह बच्ची अब अनाथ हो गई है, उसकी महान, उसकी पूरी फैमिली उससे दूर हो गई है, अपने से होने कैसे दिया। मुझे क्यों इस बारे में आपने नहीं बताया। एक बच्चे से उसकी फैमिली छीन गई है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। सूर्या, पूरी दुनिया, आपने क्यों मुझे ये सच छुपाया, आखिर क्यों। कहते कहते उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी मानो वह लगभग अब बेहोशी होने वाली है। और वही सूर्या उसके हालात को देखकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी आंखों में देखकर, मैंने कुछ नहीं किया है फायरफ्लाई, मैं तो तुम्हारे लिए उनको काशी भेजने की पूरी तैयारी की थी। राठौर ने प्लान बना रखा था। राठौर गिरा हुआ है, वह किसी भी हद तक जा सकता है अपने रियासत को डराने के लिए। यह फूल जैसे बच्चे अगर जीता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदमियों की वजह से। उसकी माँ ने हमारे आदमी को सौंप दिया था
और खुद वॉशरूम में चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। राठौर जानवर है और ऐसे जानवरों के साथ क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या अभी तुम यही कहोगी कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है फायरफ्लाई? ये सुनकर रोशन सूर्या को देखते हैं, जिसने उसे छोड़ दिया था। वही पूरा परिवार अपनी जगह पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था, वीरेंद्र सूर्या की तरफ देखकर। आखिर तुम क्या पूछ रहे हो रोशनी से? उसे बच्चों को क्या पता होगा? और तुम ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? और यह सब हुआ कैसे? और राठौर में ये सब किया कैसे? राधिका भी रोशनी के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ करके, बच्चा क्या कह रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? और यह सब राठौर ने किया है तो उसकी सजा उसे मिलेगी। पर तुम्हें क्या पता है? बता दो मुझे, तुम इस सब में बिल्कुल भी उलझोगी नहीं, तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तभी रोशनी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे सभी शांति से जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो रोशनी चिल्लाते हुए, किसने कहा मेरा रिश्ता नहीं है? मेरा रिश्ता राठौर से है। रिश्ता खून का भी है और दुश्मनी का भी है। मेरे बाप का खून और उसका खून एक है, पर मेरे साथ उसकी दुश्मनी है। कितना कुछ पाओगे? मुझे सब कुछ पता है। जिस राठौर ने अपने ही भाई को लालच में मार दिया, मैं उसकी बेटी हूँ, रणवीर राठौर की बेटी हूँ। मैं माहिष्मती राठौर, जिसकी रियासत है माधवगढ़। आपने इतना सब कुछ छुपाया, वह भी मुझसे। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं है? जब मैं जैसलमेर आई थी तभी मुझे लगा था कि कुछ तो गलत है। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर वह आदमी जिस तरह से मुझे महिष्मती महिष्मती कह रहे थे, मुझे लगा कुछ तो गलत है। मैं उसे आपके पास आई थी, पर आप और माँ दोनों ही मेरे पापा रणवीर राठौर के बारे में बात कर रहे थे, जिसे और किसी ने नहीं मृत्युंजय राठौर ने मारा है। क्यों? सही कहा ना? ये सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। राधिका जमीन पर बैठ जाती है। औश बस अपनी बेटी की आंखों में देखती है, जिसकी आंखों में अंगारे झलक रहे थे। और वही रोशनी की बात सुनकर पूरा प्रताप खानदान हैरान था, सौम्या सूर्या की तरफ देखकर। आखिर यह क्या हो रहा है? रोशनी और माहिष्मती, यह कैसे हो सकता है? वह तो अरुण की बेटी है। वह कैसे राठौर खानदान की रियासत की राजकुमारी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? लगता है रोशनी को कुछ गलतफहमियां हो गई होगी। कहते हुए वह उनकी तरफ देखने लगती है तो वही सूर्या अरुण की तरफ देखकर, फादर इन लॉ अभी शांत रहेंगे? मेरी प्यारी सी फायरफ्लाई को तो सब कुछ पता चला है, और अब आपकी बारी है सच बताने की। इतना तुम्हें जानता हूं कि मृत्युंजय नहीं, मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ की जान ली है। पर मेरी फायरफ्लाई आपके पास कैसे आई ये बता दीजिए। अब वक्त आ चुका है कि माधवगढ़ को भी आज़ादी मिले। रोशनी अरुण की तरफ देखती है तो और उन्हें गहरी सांस लेकर, सच कहा तुमने, तुम मेरी और राधिका की बेटी नहीं हूँ। माधवगढ़ से हमारा पुराना रिश्ता है। कहते कहते वो वीरेंद्र की तरफ देखकर, आप तीनों की दोस्ती तो बहुत बड़ी थी ना? आपको याद है मेरे पापा की मौत कर एक्सीडेंट में हुई थी, और यह उसी दिन हुई थी जिस दिन रणवीर और भाभी दोनों को मृत्युंजय ने मारा था। वह दोनों हॉस्पिटल में थे और उसे वक्त एक नर्स के हाथ मेरी रोशनी थी। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मैं जब रोशनी को देखा था तब मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं वहां पर गया इन्फॉर्मेशन निकाल, तब मुझे ये पता चला कि मृत्युंजय ने इन दोनों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है, और उसे प्यारी सी बच्ची को सीखने के लिए कहा था। उसके आदमी आए थे, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, सब कुछ छोड़कर मुंबई जाने का। मैं उसे बच्ची को अपने साथ मुंबई ले आया, बिना अपने पापा की हस्तियों को विसर्जित किया। सब कुछ छोड़कर मैं मुंबई चला गया और सोचा कि कभी भी मैं माधवगढ़ या जैसलमेर आऊंगा। यहाँ तक कि मैं ये न्यूज़ पहले दी कि माहिष्मती मर चुकी है। इसके बाद कहीं जाकर मृत्युंजय शांत रहा। मुझे पता है ये सब छुपाना नहीं चाहिए था, पर मैं अपनी बेटी को बदले की आग में जलते हुए तो नहीं देख सकता ना। कहते कहते वो रोशनी के सामने खड़ा होकर अपने गाल को आगे करके, मैंने गलती की है, मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया। आखिर में करता क्या? तुम्हारे साथ जो हुआ था उसके हाथ तुम्हारी मेमोरी चली गई थी। मैं नहीं चाहता था मेरी बच्ची के साथ कुछ भी गलत हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जो मुझे हो सकता था, पर शायद नियति ने यही फैसला लिया था कि तुम्हें यहाँ पर जाकर उन लोगों की मदद करनी है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ जिसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। माफ़ करो, मैं तुम्हारे पापा को उसे वक्त न्याय नहीं दे पाया। ये सुनकर रोशनी अरुण को अपनी तरफ करके अपना सर में हिलाकर, आप पापा ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपकी मैं तूफान हूँ।
और मैं जानती हूँ कि यह सब आपने मेरे लिए किया है। सब कुछ छुपाने की वजह भी तो मैं हूँ। आप मुझे कुछ नहीं होना देना चाहते थे, और मैं जानती हूँ क्यों आपने ये सब किया है। अगर उसे जैसे जानवर को पता चलता है तो शायद मेरे साथ आपकी पूरी फैमिली भी बर्बाद हो जाती। पर अब वक्त खत्म हो चुका है, उसने गलती कर दी है। बहुत पापों का घड़ा भर चुका है। अब वक्त आ गया है कि उसे उसकी सजा मिले। मैं नहीं सह सकती, और मैं सहने भी नहीं दूंगी। आज उसका आखिरी दिन होने वाला है और मुझे पता है कि मेरा साथ हर कोई देगा। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह सूर्या की तरफ देखती है तो सूर्या रोशनी के कंधे पर हाथ रखकर, फायरफ्लाई डोंट वरी, जिम्मेदारी मेरी है। उसे लाने की और सजा तुम दोगी। मुझे बस तुम्हारे मुंह से सब कुछ जानना था। आखिर कितनी कुछ छुपा रखा है तुमने। वैसे यहाँ पर रहूं, पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। कुछ वक्त के बाद तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उसे बच्ची को संभाल लेना, उसे जरूरत है तुम्हारी, और खुद को भी संभाल लेना। अब जाना है तो सब कुछ खत्म करके ही तो जाना है। कहते हुए वह राधिका की तरफ देखकर, मदर इन लॉ, ऐसी बैठे बैठे रह जाओगे तो पैर दुखने लगेंगे। मेरी फायरफ्लाई को संभाल लेना, तब तक मैं माधवगढ़ घूम कर आता हूँ। कहते हुए बहुत तेजाब और मंदार की तरफ देखा है। दोनों ही अपना सर हिला देते हैं। राघव भी सूर्या की तरफ देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वही रोशनी बस खाली आंखों से उन सभी को जाते हुए देख रही थी। प्रलय और उनकी तरफ देखकर, अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी पुराने वाला प्रलय और अरुण बनना चाहिए? तुम्हारी भी दुश्मनी कुछ काम नहीं है और मेरी दुश्मनी को ज्यादा ही है। कहते हुए वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वीरेंद्र उन दोनों को जाने का इशारा कर देता है। दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वीरेंद्र रोशनी की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, मुझे पता है बच्चों, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अंदर से टूट चुकी हूँ। फिर सूर्या पर भरोसा रखो, जिसने तुम्हारी पूरी परिवार को तुमसे छीन है। उसे उसकी सजा मिलेगी, और इस बच्ची के भी परिवार को, चीन वाले को भी वह छोड़ेगा नहीं। अपने पति पर भरोसा रखो, सूर्या अपने वादों से मुकरता नहीं है। कहते हुए वह वहां से चले जाते हैं। वहीं रोशनी अपनी खा लिया आंखों से सामने देखने लगते हैं। राधिका उसे सोफे पर बैठा देती है। गायत्री भी उसके सामने पानी का गिलास आगे कर देता हूँ। रोशनी पानी पी लेती है। तब रिमझिम रोने लगती है, जिसे रोशनी उसे अपने हाथों में लेकर दूध पिलाने लगती है। वह बच्चे रात भर रो रही थी, वह से अपने सीने से लगा लेती है, जिससे उसे नींद भी आ जाती है। रोशनी उसे बच्ची को देखकर बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे उसके अंदर कोई है जो उसे ऐसा महसूस करवा रहा था जैसे रिमझिम बहुत नजदीक है उसके, और यह एहसास उसके लिए बहुत ज्यादा नया था। वह रिमझिम को वैसे ही अपने गोद में लिए उसके बालों को सहलाने लगती है। रिमझिम भी रोशनी को जैसे अपनी मां मान बैठी थी, वह वैसे ही अपना सर उसके सीने में छुपाए सो जाती है। उन दोनों कैसे देखकर मैं कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है और एक गहरी सांस लेकर रोशनी के बालों को सहलाने लगती है। जिस तरह से रोशनी ने पूरा सच घर वालों को बताया था, उसे सुनकर महक की तो दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर राधिका को देखते हैं, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह जैसे तैसे खुद को संभाले हुए वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे महक भी। 229 खून उसके, और यह एहसास उसके लिए बहुत ज्यादा नया था। वह रिमझिम को वैसे ही अपने गोद में लिए उसके बालों को सहलाने लगती है। रिमझिम भी रोशनी को जैसे अपनी मां मान बैठी थी, वह वैसे ही अपना सर उसके सीने में छुपाए सो जाती है। उन दोनों कैसे देखकर मैं कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है और एक गहरी सांस लेकर रोशनी के बालों को सहलाने लगती है। जिस तरह से रोशनी ने पूरा सच घर वालों को बताया था, उसे सुनकर महक की तो दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर राधिका को देखते हैं, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह जैसे तैसे खुद को संभाले हुए वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे महक भी। राधिका कमरे में आती है तो महक उसके पीछे पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, माँ ठीक तो है, आप ज्यादा परेशान दिख रही है मुझे। आप ज्यादा सोच मत। रोशनी सब कुछ संभालने की, और वैसे भी सूर्या ने कहा है ना कि वह सब कुछ संभाल लेगा, तो आप टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी रोशनी बड़ी हो चुकी है, बच्चा को पता है सबके बारे में। आप ही तो सोचो, उसे इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा, तो सोचने वाली बातें कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। महक की बात सुनकर राधिका अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेकर, मुझे पता है महक, रोशनी बड़ी हो चुकी है, और उसे सच पता चलकर बहुत अच्छा लगा कि उसे ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों ने उसे कुछ छुपाया है।
उसने समझ लिया हमें पर इस बात से डर लगता है मुझे कि फिर से खून की होली देखने को ना मिले। मुझे सबसे डर लगता है, एक अलग से बेचैनी होती है। और मेरी बच्ची तो बहुत मास में। उसने गुस्से में तो कह दिया, पर तुम ही सोचो वह कैसे ये सब हैंडल कर पाएगी। कहते हुए राधिका बैठ जाती है सोफे पर और वही उनको इतना परेशान देखकर महक उनके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उनकी आंखों में देखकर अपनी शांत आवाज में, माँ पहली बात आप इतना ज्यादा सोचो मत, और दूसरी बात रोशनी को पता है कब क्या कैसे करना है। आप अगर इतना ज्यादा सोचोगे तो वह और ज्यादा परेशान हो जाएगी। और सूर्या पर भरोसा रखिए, वह हैंडल कर लेगा। मैं राघव से बात की है, वह सब कुछ हैंडल करने वाला है। आप बस इस बारे में सोचिए कि आज क्या होगा और सब कुछ खत्म होगा। उनकी आत्मा को एक शांति मिल जाएगी। आखिर बदला जो पूरा हो रहा है, माधवगढ़ के लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी। मुझे तो उसे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा रहा हूँ। उसे देखकर कहीं ना कहीं रोशनी की याद आ गई। आपको पता है ना, रोशनी इसी उम्र में हमें मिली थी, पर रहते हैं ना, भगवान किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ देते हैं। और मैं इतना जानती हूँ कि रोशनी रिमझिम को कभी भी अपने से दूर नहीं करेगी। आज एक नया शुरुआत होने वाली है, नई जिंदगी मिलने वाली है। लोगों को जिन्हें अंधेरे में डाला गया है वह सुझाने में आने वाले हैं। मन आपको तो खुश होना चाहिए। इस बात से अब बिल्कुल भी परेशान मत हो। और जाकर रोशनी के पास रही है वह और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। कहते हुए वह राधिका को समझने लगती है। राधिका उसके बाद पर बस अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेते हैं। वह कुछ कहती नहीं है और वहां से चले जाते हैं। नीचे हॉल में महक भी परेशान थी, पर वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल को निकालकर राघव को कॉल करते हैं। पर राघव उसका कॉल बिल्कुल भी अटेंड नहीं करता। रिंग बजे जा रही थी, पर राघव कॉल का आंसर बिल्कुल नहीं दे रहा था। एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती हूँ और वहां से वह भी हाल की तरफ बढ़ने लगती है। वही कारखाने के अंदर जो खुद राठौर का था। उसे कारखाने के अंदर देखा जाए तो हर तरफ खून की नदी बह चुकी थी और दो लोगों को चेयर से बांधा गया था। और यह और कोई नहीं बल्कि तरंग और मृत्युंजय है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को पूरी तरह से मारा गया हूँ। वे दोनों के पैरों से खून आ रहा था। तरंग अपनी लड़खड़ाती आवाज में मृत्युंजय को देखकर, बाबा सा ये सब है क्या, और हम लोगों को यहाँ पर क्यों बांधा गया है? हमारे आदमी देखा यह मर चुके हैं और यह खून मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरा पूरा सर चकरा रहा है। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी है। कुछ तो अजीब है बाबा सा। मृत्युंजय तरंग की बात को सुनकर अपनी आंखें जैसे तैसे खोलना है, मुंह से खून निकल रहा था। वह तरंग को देखकर गहरी सांस लेकर, जो किसी ऐसे ना किसी आए जिसे पता है हम यहाँ पर आने वाले हैं। हमें जानबूझकर किसी जाल में फंसाया गया है। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊं, जिसने भी किया है मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करने लगता है। तभी दरवाजा कारखाने का खुलता है, जिससे वह दोनों ही सामने देखने लगते हैं। जैसे ही वह दोनों सामने देखते हैं, दोनों का चेहरे का रंग उतर जाता है। तो वही सूर्य बढ़िया अजीब तरह से मुस्कुराहट है गुनगुना कर अंदर आ रहा था। वह मृत्युंजय और तरंग को देखा है। तब तक तेजाब उसके लिए चेयर को लाकर अपना सर झुका लेता है। सूर्या उसे पर बैठकर अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए, क्या हालत करती है तुम्हारी ऐसी हालत? आप मेरी फायरफ्लाई इन दोनों को देखकर क्या सोचेगी मेरे बारे में? ऐसे दामाद की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट पसंद तो आ गया है ना? मृत्युंजय अब क्या है, स्वर्गीय फादर इन लॉ की जगह पर सोचा तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो ये गिफ्ट कैसा लगा? बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों साले साहब बुरा लगा? ये सुनकर तरंग मृत्युंजय की तरफ देखकर हैरानी तेरी आवाज में, आखिर यह कहने क्या चाहता है बाबा सा? इसकी बातों का मतलब क्या है? मुझे साल और आपको ससुर क्यों कह रहा है इसमें सुजल के साथ? सूर्या तरंग खुद इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखकर गहरी सांस लेकर, साले परेशान मत हो, सूर्य प्रताप का खून मेरे अंदर है। एक ही बीवी के साथ रहना ये हमें सिखाया गया है। हमारी शेरनी होती है और हम शेर है, गीदड़ नहीं। तुम्हारे साथ क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? और पागल हो गए हो क्या? मेरी बीवी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं तो मेरी प्यारी के बारे में बात कर रहा था। माहिष्मती राठौर याद आया। अब कैसे देखा खून है तो इसका कुछ तो बदला चुकाना होगा। बदला मतलब कुछ तो तोहफा देना ही होगा। मैं तो इंतजार कर रहा था अपनी फायरफ्लाई के हाँ के बारे में। अखिल उसका भी तो बदला तुमसे पूरा करना है। तुम्हारे दुश्मनी में मैंने अपनी माँ को खोया है, पर उसे वक्त में शांत रहा क्योंकि पापा ने कहा था। अब उनकी बात को कैसे ठुकराया था?
पर अब तो मुझे खुला छूट मिल चुके हैं। तुम्हारे साथ जो करना है वह मैं कर सकता हूँ। बोलो तुम्हें कैसी मौत चाहिए? वैसे तो मौत देने वाली महंगी फायरफ्लाई है, पर सोचा पहले कुछ हाथों की खुजली कम किया जाए। कहते कहते वह अपने हाथों में लाए हुए खंजर को मृत्युंजय की तरफ ले जाते हुए, धोखा, फेरेब और गद्दारी करने की सजा होती है। मृत्युंजय, तुम्हें जानकर हैरानी होने वाली है कि तुमने 3 लोगों की दुश्मनी मोल रखी है। एक तुम मेरी, दूसरी मेरी फायरफ्लाइट की और तीसरी वहां पर जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा। कहते हुए उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर तेजाब की तरफ देखकर अलसी भरी आवाज में, क्या करूं इसके साथ? कितने लोग अब मुझे मारेंगे? समझ नहीं आ रहा है इसे किस तरह मारा जाए। इतना कहकर सूर्या उसे खंजर से मृत्युंजय के हाथ को निकाल देता है, जिससे मृत्युंजय जलने लगता है। तो ये सुनकर सूर्या उसके बालों को पकड़कर अपनी होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट के लिए, क्या हुआ? दर्द हो रहे है? पर क्यों हो रहा है? इतने सारे लोगों को दर्द देने के बाद तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है? तुम इंसान हो? मुझे लगा था कि तुम इंसान ही नहीं हो। कहते हुए वह अपने होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट लाता है, जिसे देखकर मृत्युंजय अंदर ही अंदर अब मौत की दुआ मांग रहा था। तरंग अपने बाबा सा के ऐसे हालात को देखकर कांपने लगता है। वही तरंग के ऐसे हालात को देखकर सूर्या मुस्कुराते हुए, परेशान मत हो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये वादा है मेरा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तरंग गहरी सांस लेता है। तभी सामने से राणा अपने हाथों में एक बड़ी सी तलवार को लिया रहा था। ये देखकर वह सूर्या की तरफ देखा है, तो सूर्या अपने दोनों हाथ ऊपर करके, मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, पर मैंने ये तो नहीं कहा ना कि तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। तुमने भी कुछ काम गलतियाँ नहीं की है। खून का असर है, पर तुम्हारे खून को मैं कुछ कह भी नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा ही खून कहीं ना कहीं मेरी फायरफ्लाई के अंदर है। पर लगता है इस खून का नेगेटिव इफेक्ट तुम पर आ गया। हर एक चीज़ की गंदगी होती है, शायद यही गंदगी तुम्हारे खून में आ गई होगी। कहते हुए वह राणा की तरफ देखकर, बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यह गंदा गीत तुम्हारे हाथों से ही घुल जाए तो अच्छा लगेगा। आखिर तुम्हारे बेटे की इसी की वजह से ही ऐसी हालत हुई है, और बदनामी वह तो अलग से है। कहते हुए वह अपने आदमियों की तरफ देखा है, जिससे वह सभी अपना सर झुका लेते हैं। मृत्युंजय को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर उसके पैरों को बंध दिया गया था रस्सी से, और वैसे ही पैरों को बांधकर उसे घसीटते हुए बाहर लाया जा रहा था। जब मृत्यु मुझे बाहर आता है, तो वह अपने खास आदमी शमशेर के टुकड़ों को देखा है। उसका सर, उसके हाथ पैर के हर एक टुकड़े हर जगह पर फैले हुए थे, जिसे देखकर मृत्युंजय पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुका था। और वही उसके ऐसे हालात को देखकर सूर्या अपने होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए, अब गलती की है तो सजा हर किसी को मिलनी चाहिए। सोचो इसे भी कुछ सजा मिल जाए, परेशान मत हो, इससे बहुत अच्छी सजा तुम्हें मिलने वाली है। कहते हुए वह अपनी होठों के बीच जो भी सिगरेट को रखकर तेजाब को देखा है। तेजाब अपना सर हिलाकर वैसे ही मृत्युंजय की रस्सी को कान की पिछली साइड से बांध देता है। राघव पिछली वाली सीट पर बैठ जाता है, तो आगे मंदार और तेजाब, वही प्रलय और अरुण खून से रंगे हुए वहां पर आ रहे थे। पर अपने बच्चों की कान को जाते हुए देखकर प्रलय अपना सर हिलाकर उनके पीछे पीछे चला जाता है। 230 नया राज खुलने। उसका सर, उसके हाथ पैर के हर एक टुकड़े हर जगह पर फैले हुए थे, जिसे देखकर मृत्युंजय पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुका था। और वही उसके ऐसे हालात को देखकर सूर्या अपने होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए, अब गलती की है तो सजा हर किसी को मिलनी चाहिए। सोचो इसे भी कुछ सजा मिल जाए, परेशान मत हो, इससे बहुत अच्छी सजा तुम्हें मिलने वाली है। कहते हुए वह अपनी होठों के बीच जो भी सिगरेट को रखकर तेजाब को देखा है। तेजाब अपना सर हिलाकर वैसे ही मृत्युंजय की रस्सी को कान की पिछली साइड से बांध देता है। राघव पिछली वाली सीट पर बैठ जाता है, तो आगे मंदार और तेजाब, वही प्रलय और अरुण खून से रंगे हुए वहां पर आ रहे थे। पर अपने बच्चों की कान को जाते हुए देखकर प्रलय अपना सर हिलाकर उनके पीछे पीछे चला जाता है। और वही प्रताप पैलेस के बाहर रोशनी बैठे हुए थे। माधवगढ़ के आदमी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। सभी शांति से रोशनी को देख रहे थे, जो शांति से बैठी हुई थी। उसकी नज़र किसी पर भी नहीं थी। उसने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था, और जैसे वह कुछ सोच रही हूँ, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी रिमझिम रोने लगती है। वह शांति नहीं बैठ रही थी। रोशनी यह महसूस करके अपनी नज़रें तिरछी महक को देखने लगती है। महक रिमझिम को रोशनी की गोद में दे देती है।
रोशनी रिमझिम को देखकर मुस्कुरा देती है और वही रोशनी को मुस्कुराते हुए देखकर राधिका की सांस में सांस आ जाती है, क्योंकि जब से रोशनी बाहर बैठी है और माधवगढ़ के लोगों को वह देख रही है जो एक एक करके वहां पर आ गए थे, उन सभी को देखकर राधिका को बहुत ज्यादा परेशानी मैसेज कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर माधवगढ़ के लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, पर माधवगढ़ के लोग एक एक जो आ रहे हैं उन सभी को देखकर वह हैरान हो चुकी थी, पर वह शांत रहती है क्योंकि यहाँ का माहौल इतना ज्यादा डरावना बन चुका था। और रोशनी आज ऐसे दिख रही थी जैसे उसने 18 साल से जी रोशनी को अपनी गोद में खिलाया था। जिस रोशनी उसने प्यार किया था, जो रोशनी की आंखों में वह मासूमियत देखी थी, वह आज उसके आंखों के सामने बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक आईना है जो उसके सामने टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे उसे समझ में आ रहा था वह क्या करे। इस समय वह शांति से रोशनी को देखते हैं जिसे वह शायद जानते तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह अनजान है इस रोशनी से। वह उसे देखकर गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर देती है। महक राधिका के कंधे पर हाथ रखती है तो राधिका बस अपना सर हिला देती है, वह कुछ कहती नहीं है। वही सभी अपना सर झुकाकर खड़े थे। रोशनी रिमझिम के साथ खेल रही थी। तभी का के आने की आवाज सुनाई देती है। सभी उसे तरफ देखते हैं शिव रोशनी के। उसने तो रिमझिम को अपनी गोद में लिया था और रिमझिम उसकी गोद में आकर खिलखिलाकर हंसने लगी थी। शांति थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ रिमझिम के खिलखिलाते आवाज थी, जैसे वहां के डर के माहौल को वह खिलखिलाती हंसी कम कर रही हो। सभी वहां पर आ चुके थे। मृत्युंजय खून से लटपट वहां पर लेटा हुआ था। रोशनी मृत्युंजय को एक नज़र देखते हैं और फिर रिमझिम को महक के हाथों में दे देती है। रिमझिम महक के हाथों में चली जाती है। सूर्या बाहर जाकर रोशनी को देखा है जो शांत आंखों से उसे देख रही थी, जिसे देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेता है। रोशनी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए, फायरफ्लाई अब क्या करना है तुम्हें, अपने हाथों को खून से रंगे देना है या? ये सुनकर रोशनी अपना सरना में हिलाकर अपनी नजरें तिरछी करके, गुनहगार यह मेरा भी है और किसी और का भी है। हर किसी को अपना अपना गुस्सा निकाल नहीं है। यह माधवगढ़ के लोग हैं और इन्होंने तो कितना कुछ सहा है, जीते जी नर्क बना दिया है। इसमें मेरी तरफ से तो इसकी सजा पूरी हो गई है, क्योंकि मेरे पति ने ही तो उसकी सजा पूरी कर दिया। अब माधवगढ़ के लोगों की बारी है कि उन्हें इसके साथ क्या करना है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी बेटी खोई है, किसी ने अपना घर खाया है, तो किसी ने जलते हुए चिता को अपने आंखों के सामने देखा है। दर्द तकलीफ क्या होती है यह उनके चेहरे से ही कोई बता सकता है। चाहे इन्होंने मेरे परिवार को मारा हूं, पर माधवगढ़ के लोगों का भी तो हक है उन्हें अपना बदला पूरा करने का। सूर्या ये सुनकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए सामने देखने लगता है। तभी वहां पर बहुत सारी ब्लैक कलर के का आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सब हैरान थे, यहाँ तक कि रोशनी पर सूर्या उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह उन सभी का को देखकर एक गहरी सांस लेकर खुद से ही, राइट टाइम सोचा नहीं था यह इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। हर एक चीज से पर्दा हटाना तो बाकी है, सोचिए भी पर्दा जल्दी हटा दे। कहते हुए वह रोशनी की तरफ देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, फायरफ्लाई परेशान मत हो, कोई ऐसा है जिसका बदला भी पूरा करना है। तुम्हारी माँ मतलब मेरी मदर इन लॉ की फैमिली के बारे में कुछ पता है तुम्हें कि वह कौन थे? सोचा उनसे भी मिलवा दिया जाए, आखिर उन्होंने भी तो अपनी बेटी खोए है। कहते हुए वह सामने देखने लगती है। रोशनी जैसे ही सामने देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी था जिसे उसने पहले कभी तो देखा था। वह हैरानी से सूर्या को देखने लगती है तो सूर्या अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए, क्या हुआ पहचाना नहीं? पार्टी याद है? उसे दिन तुमने किसी की जान ले लेती याद है ना? ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं की थी, मतलब तुम्हारे दादाजी जो इतनी के बड़े माफिया हैं और गॉडफादर के नाम से फेमस है, उनकी बेटी से ही है। तुम्हारे पापा ने मतलब मेरे फादर इन लॉ ने शादी की थी और यह शादी भागकर की गई थी, किसी को ना पता चले, इसी वजह से उन्होंने ये राज रखा। और देखो मेरे पास इतना अच्छा दिमाग है कि मैं इस राज से पर्दा हटा दिया। कहते हुए मुस्कुराने लगता है तो वही उसकी बात को सुनकर हर कोई हैरानी से उसे आदमी को देखने लगता है। ये गॉडफादर थे जो माफिया वर्ल्ड में फेमस है, जिनका नाम है डेविड, जिनकी बेटी की लव स्टोरी तो इटली से ही स्टार्ट हो गई थी। जब रणवीर वहां पर स्टडी के लिए चला गया था, रणवीर को पता था कि डेविड की बेटी है,
तो इसी वजह से उसने तय कर लिया था कि यह शादी वह भाग कर करेगा और सारी आइडेंटिटी छुपा लगा, इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर बदकिस्मत ऐसी थी कि डेविड को अपनी बेटी को खोना पड़ा। वही डेविड रोशनी को देखा है। उसे देखकर पहले ही उसे लगा था कि वह कोई अपनी है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। पर तब तो उसने अपनी फीलिंग को इग्नोर किया था। पर अब जब उसे पता है कि उसकी ही पोती रोशनी है, तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। रोशनी भी अपने दादाजी को देख रही थी। डेविड रोशनी को देखा है तो रोशनी बस उसे देखकर अपना सर हिला देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डेविड वहां से मृत्युंजय की तरह बढ़ने लगता है। वह उसके पास आकर उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, जिसे इतने ना प्यार से पाला था, जिसकी खुशी के लिए ये डेविड कुछ भी करने के लिए तैयार था, तुमने उसे बस कुछ पैसों के लिए। कहते कहते वह उसका सर पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है। वह गुस्से भरी नजरों से उसे देखकर उसके कमर पर अपना पैर रखकर उसकी गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ने लगता है, जिससे मृत्यु मुझे दर्द से चीखने लगता है। ये सब इतना भयानक था कि सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सारे घर की औरतें पहले ही अंदर जा चुके थे। रोशनी भी वहां पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती है, वह भी वहां से चली जाती है, क्योंकि अब सब कुछ डेविड सूर्या और माधवगढ़ के लोगों के बीच है। उसका तो बदला है, पर एक बाप ने अपनी बेटी खोई है, इसी वजह से वह भी वहां से चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी उससे बेहतर सजा उसके दादाजी दे सकते हैं। वही डेविड गुस्से में उसके गले को पकड़कर ऊपर की ओर करके अपनी ठंडी आवाज में, गलती तो तुमने करती, अब इसकी सजा भी तो तुम्हें मिलेगी। मेरी बेटी को तुमने मुझसे दूर किया है, इसकी सजा भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। कहते हुए वह गुस्से में अपनी आंखों में एक आज ये सभी की तरफ देखने लगता है। माधवगढ़ के लोग भी कुछ नहीं कहते, वह बस अपनी जगह पर खड़ा होकर ये तमाशा देख रहे थे। उन्हें सभी को पता था जो सामने शख्स खड़ा है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डेविड के अंदर तो आग जल रही थी। अपनी बेटी के बारे में सुन सी कर उसे बस उसके कातिल से मिलना था। भैरवी और सुजल दोनों ही आए थे, दोनों ही मृत्युंजय को देख रहे थे, पर दोनों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दोनों उसे बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि उन दोनों को ही पता था मृत्युंजय कैसा है। भैरवी भी पैलेस में चली जाती है। सुजल अपने बाबा सा को एक आखिरी बार देखी है, क्योंकि उसे पता था आगे उसे उसी का चेहरा नहीं मिलने वाला है देखने को, फिर अपनी नजरें फेर कर वहां से चले जाती हैं। मृत्युंजय भी अपनी बीवी और अपनी बेटी को देखा है। उन दोनों की आंखों में अपने लिए कोई भी हमदर्दी न देखकर उसे गुस्सा नहीं बल्कि खुद पर अब गुस्सा महसूस आ रहा था कि वह क्यों उन दोनों को अब तक जिंदा रखे हुए हैं। मृत्युंजय डेविड की तरफ देखकर अपनी लड़खड़ा की आवाज में, तो मुझे मार दो ना, इन्हें हाथों से तुम्हारी बेटी को मैंने मारा था, जानते हो, गला दबाया था मैंने, और तब तक उसका गला दबाया था जब तक उसकी सांस ना चली जाए, फिर उसके टुकड़े करके मैं फेंक दिए थे। इतना सुकून आया था, इतना सुकून आया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं सकता। उसकी चीखें मेरे कानों को सुकून दे रही थी, और देखो आज भी उसकी चीखों के बारे में सोचता हूं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।